हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। सो आज जो है हम यूनिट 4 का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखो मैंने यूनिट 4 के जो वन शॉट कराया है उसके पार्ट 1 में मैंने आपको ना पूरी डिटेल बताई है, लाइक सिंबल टेबल क्या होता है, क्या एंट्रीज होती हैं सिंबल टेबल में, क्या उसके लिए डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ होते हैं, उनकी कंप्लीट डिटेल बताई है। देन आपको इन्फॉर्मेशन दी है कैसे स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन होती है रन टाइम पे, और उसमें स्टैटिक एलोकेशन, स्टैग एंड हीप तीनों की कंप्लीट डिटेल दी है। इस पार्ट में हम कुछ और चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि इस पार्ट में हम सीखेंगे कि भाई एरर क्या होती है, एरर किस किस तरह की होती है, रन टाइम एरर क्या होती है, कंपाइल टाइम एरर क्या होती है, उनको कैसे आप जो है हैंडल कर सकते हैं, और पैरामीटर पासिंग में ऐसे ही कुछ टॉपिक और सीखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हम वो कुछ पोर्शन कर चुके हैं और सेकेंड पार्ट में हम और पोर्शन करेंगे। तो दोनों पार्ट मिलके आपका जितना भी टॉपिक है यूनिट 4 में हर चीज़ डिटेल में कवर हो जाएगी। कोई भी क्वेश्चन आपका AKTU का जो चाहे वो 2 मार्क्स का 7 मार्क्स का कोई लीव नहीं होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एरर रिकवरी है क्या? देखो ये एक प्रोसेस है जो यूज़ होता है सिस्टम के थ्रू, यानी कि सिस्टम स्पेशली अगर हम बात करें या तो वो कंपाइलर होगा या पार्सर होगा, जो क्या करेगा एरर को डिटेक्ट करेगा और करेक्टिव एक्शन लेगा, सो दैट जो है आपका जो प्रोसेस है वो हॉल्ट ना हो, वो कंटिन्यू रहे, सो दैट इट कंटिन्यू द प्रोसेसिंग इनपुट एंड नॉट हॉल्ट इमीडिएटली। एरर रिकवरी का मतलब अगर कोई एरर आ रही है, कुछ गड़बड़ है आपके प्रोग्राम में, तो उसको सही करने की कोशिश करना या उसके पॉसिबल क्या हो सकता है सॉल्यूशन उसको करने की कोशिश करना, rather than एकदम हॉल्ट करने की बजाय। ठीक है, सो ये क्या इंश्योर करता है? ये इंश्योर करता है कि जो सिस्टम है वो रिकवर हो सके एरर से ग्रेसफुली एंड प्रोवाइड द यूजफुल फीडबैक। ऑफ कोर्स यही हमारा काम होता है। अब प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एरर मैसेज की? अब देखो जब नॉर्मली अगर बात की जाए तो हम नॉर्मली जब कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो कंपाइलर साइड में सारी एरर्स देती है, तो वो कुछ मैसेजेस लिखे होते हैं। उन मैसेजेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए? भाई सबसे पहले प्रॉपर्टी होनी चाहिए क्लैरिटी। जो मैसेज होता है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, ईजी होना चाहिए, बहुत ईजिली अंडरस्टूडेबल होना चाहिए, और वो जो है टेक्निकल जैरगन्स का यानी कि कोई टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ ना करे जो एक नॉर्मल यूज़र को समझ ना आए। एक ऐसे मैसेज का यूज़ करे जो हर कोई समझ सके, लैंग्वेज बहुत इजी और क्लियर होनी चाहिए। अगला है स्पेसिफिसिटी। इट स्पेसिफाई व्हाट एन एरर इज। ये बताए एरर क्या है, स्पेसिफाई करे, है ना, कि क्या एरर है और ये कहाँ पे अकर हुई है। एग्जैक्ट बिल्कुल स्पेसिफाई करे कि भाई ये एरर है, इस लाइन में है, इस तरह की एरर, प्रॉपर स्पेसिफिकेशन दे अबाउट द एरर। अगला है ब्रेविटी, यानी कि ब्रेविटी का मतलब होता है जो एरर होनी चाहिए उसकी जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। भाई मेनली कोई एरर जनरेट हुई है उसकी जो इन्फॉर्मेशन हो दैट मस्ट बी कंसाइज, बहुत ज़्यादा डिटेल ना दे रखी हो ताकि यूज़र को लगे हाय कितनी बड़ी एरर, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी कंसाइज, क्लियर और ईजी लैंग्वेज का यूज करके बताए। ठीक है, सजेस्टिवनेस, यानी कि जो गुड एरर मैसेज होता है वो इस तरह से मैसेज आए कि पॉसिबल आपको एक सोल्यूशन भी दिख जाए कि अच्छा अगर ये एरर है तो इट विल बी द पॉसिबल सोल्यूशन, तो वो इस तरह का एरर मैसेज हो दैट साउंड टू बी सजेस्टिव। ठीक है, अगला है नॉन रिडंडेंसी, यानी कि ये जो है अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को रिपीटेडली ना बताए ताकि यूज़र जो है ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। कंटेक्स्ट सेंसिटिव, जो एरर मैसेज है शुड कंसिडर द करंट स्टेट और कंटेक्स्ट इन विच एरर इज हैपन। ऐसा नहीं है वो जर्नलाइज एक मैसेज दे, हो सकता है किसी कंटेक्स्ट में कुछ एरर आ रही हो तो उस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपको वो एरर को बताए। ठीक है, अब गोल्स क्या होते हैं एरर हैंडलिंग के? सबसे पहले डिटेक्ट करना एरर को जल्दी, अर्ली, मतलब कैचिंग एरर ड्यूरिंग अर्ली फेज ऑफ प्रोसेसिंग, यानी कि लेक्सिकल फेज और सिंटेक्स फेज में ही एरर को फाइंड आउट कर लेना, क्योंकि कंपाइलर के बहुत सारे फेज होते हैं। सिंटेक्स एरर पहला होता है, लेक्सिकल, सिंटेक्स, सिमेंटिक्स, ऐसे बहुत सारे फेजेस होते हैं। तो पहले ही फेजेस में एरर को फाइंड आउट कर ले ताकि कॉम्प्लेक्स फेलियर होने से बचाया जा सके। और अगर अर्ली डिटेक्शन होगा तो
डीबगिंग की एफिशिएंसी भी ऑफ कोर्स इम्प्रूव होगी। दूसरा है रिकवर एंड कंटिन्यू प्रोसेसिंग। गोल ये नहीं होता कि पहली एरर आने पे ही आपके प्रोग्राम को स्टॉप कर दिया जाए, है ना, जबकि कंटिन्यू करें स्कैनिंग द रेस्ट ऑफ द कोड टू फाइंड द मोर इशू। यानी कि अगर कोई एरर आ रही है तो ऐसा नहीं है कि उसको रोक दे, उस प्रोग्राम को रोक दे, वो उस चीज़ को एज एन साइड में रखे और आगे कंटिन्यू करता जाए। तभी तो कहते हैं कंपाइलर क्या करता है, सारी एरर्स एक साथ आपको बताता है। तो क्या करता है, पहली लाइन देखिए अच्छे से एरर्स को अपने पास रख ले, फिर दूसरी तीसरी, तो इस तरह से ये गोल होता है। ये हेल्प करता है प्रोग्रामर को कि मल्टीपल एरर को एक साथ देख सके और उन्हें क्या कर सके, करेक्ट कर सके। अगला क्या होता है, प्रोवाइड करना मीनिंगफुल एरर मैसेज, यानी कि जो मैसेज होना चाहिए दैट मस्ट बी क्लियर एंड मीनिंगफुल, जो हेल्प करे यूजर को कि वो एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है उसको फाइंड आउट कर सके। ये मिनिमाइज करे कंफ्यूजन एंड स्पीड अप करे डीबगिंग। ऑफ कोर्स जो एरर हैंडलिंग है वो यही करे। अवॉइड करे कैस्केडिंग एरर, यानी कि एक एरर आने से और मल्टीपल एरर का आना, यानी कि वन पार्ट शुड नॉट लीड टू सीरियस और फॉल्स एरर। यानी कि ऐसा नहीं है एक पार्ट की एरर को अगर मैं अवॉइड कर दूं तो उससे दूसरी पार्ट पे भी इफेक्ट आ रहा हो, इस चीज़ को इग्नोर करता है। प्रोवाइड करता है रिकवरी स्ट्रेटेजी एंड अवॉइड इररिलेवेंट एरर को आपको प्रोवाइड करना, ठीक है। अगला क्या है, प्रिजर्व करे सिस्टम की इंटीग्रिटी, है ना। वाइल हैंडलिंग द एरर, जब हैंडल को करे तो सिस्टम शुड रिमेन इन कंसिस्टेंट स्टेट। सिस्टम जो है किस में रहे, कंसिस्टेंट स्टेट में रहे। अवॉइड करे क्रैशिंग, अनडिफाइंड बिहेवियर और डेटा का करप्शन, ठीक है। अगला है इंश्योर रोबस्टनेस, यानी कि सिस्टम जो है अनएक्सपेक्टेड इनपुट्स को ग्रेसफुली हैंडल करे और बिल्कुल ध्यान से सारे उसको स्कैन करे, ठीक है। दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन यूजर फेसिंग और रियल टाइम सिस्टम, यानी कि ऑफकोर्स रियल टाइम सिस्टम में कोई भी इनपुट आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड इनपुट आ सकता है, तो उस चीज़ को ये हैंडल करे। ऑफकोर्स अगला क्या है, इम्प्रूव करे यूज़र का एक्सपीरियंस। एक स्मूथ एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म इंश्योर करता है कि यूज़र बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट ना हो, वो जो भी मैसेज आए उसे यूज़र जो है समझ पाए और उस चीज़ को हैंडल कर पाए। अगर आपको कोई मैसेज होता है वो बहुत ज़्यादा टिपिकल लैंग्वेज में लिखा है तो आप समझ नहीं पाओगे, या वो इस तरह से लिखा हुआ है कि आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है एरर फाइंड आउट करने में, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो ऑफकोर्स जो यूज़र एक्सपीरियंस है उसे क्या करें, इम्प्रूव। तो एरर हैंडलर होता क्या है, कई बार ना क्वेश्चन आ जाता है, एरर को हैंडल करना। कोई भी एरर को हैंडल करने वाला एक सॉफ्टवेयर एरर हैंडलर कहता है। यही है, ये कंपोनेंट है और फंक्शन है सिस्टम का, जैसे कि कंपाइलर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या बहुत सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं, ऐसे ही ये भी एक कंपोनेंट है, या इसे आप एक फंक्शन कह लो, जो क्या करता है, डिटेक्ट करता है, मैनेज करता है, रिस्पॉन्ड करता है एरर को जब वो अक्कर होती है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान या प्रोसेसिंग के दौरान। देखो एरर हैंडलर एरर डिटेक्ट करना, उसे रिपोर्ट करना और रिकवर करने में मदद करना, ठीक है। अब कैसे होती हैं वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। देखो जो एरर्स होती हैं, कंपाइल टाइम एरर होती है और रन टाइम। जो कंपाइल के दौरान आए, यानी कि जब कंपाइलेशन हो, यानी कि कंपाइलेशन का मतलब होता है आपके हाई लेवल कोड को बाइनरी लेवल में कन्वर्ट करना, बाइनरी कोड में कन्वर्ट, उसे कंपाइल टाइम एरर कहते हैं। जो प्रोग्राम के रन के दौरान आती है उसे हम रन टाइम एरर बोलते हैं। अब देखो जो कंपाइल टाइम एरर होती है वो लेक्सिकल फेज एरर होती है, सिंटैक्टिक फेज एरर होती है और सिमेंटिक फेज एरर होती है। लेक्सिकल फेज एरर जो लेक्सिकल एनालिसिस के दौरान फाइंड आउट होती है। देखो क्या हो सकती है, किसी आइडेंटिफायर की मिस स्पेलिंग, है ना, या कीवर्ड की या ऑपरेटर की, है ना, या आपने किसी आइडेंटिफायर की लेंथ को एक्सीड कर दिया है, यानी कि जितनी उसे जैसे 1 बाइट मिली हुई थी या 2 बाइट मिली हुई थी उससे ज़्यादा कर दिया है, या किसी न्यूमेरिक कांस्टेंट की लेंथ को आपने एक्सीड कर दिया, या इलीगल कोई इलीगल कैरेक्टर, जैसे कि आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल डिक्लेयर या तो वो कैपिटल ABCD से हो सकता है, स्मॉल ABCD से हो सकता है, कभी भी स्पेशल सिंबल स्टार्टिंग में नहीं आएगा, डॉलर स्टार्टिंग में नहीं आएगा, स्पेस स्टार्टिंग में नहीं आएगा। आप जो है किसी भी वेरिएबल को अगर डिक्लेयर करते हैं और आपको अगर लिखना है
ए और बी, तो आप स्पेस नहीं दे सकते अंडरस्कोर, तो कोई इलीगल करेक्टर आता है वो किस में आता है, लेक्सिकल फेज एरर में फाइंड आउट हो जाता है, या वो लेक्सिकल फेज एरर का पार्ट होता है। अगला होता है सिंटैक्टिक फेज एरर। इसमें क्या होता है, अनबैलेंस पैरेंथेसिस, आपने कहीं पे ये लगा रखी है पर क्लोजिंग भूल गए, या क्लोजिंग लगा रखी है ओपनिंग भूल गए, या सेमी कॉलन मिस हो गया, वो एरर किसके आती है, सिंटैक्टिक फेज एरर में। या एरर आना किसी स्ट्रक्चर में, लिखने के तरीके में कोई एरर आती है उसे हम सिंटैक्टिक फेज एरर कहते हैं। या कोई ऑपरेटर मिस कर दिया है, आपने ए और बी लिखा है बीच में प्लस नहीं लगाया है, ए बी लिखा है बीच में मल्टीप्लाई नहीं लगाया, इस तरह की एरर भी किस में आती है, मिसिंग ऑपरेटर एरर होती है, और इन एरर को बोलते हैं सिंटैक्टिक फेज एरर। अगला आता है सिमेंटिक फेज एरर, यानी कि इनकम्पैटिबल वैल्यू असाइनमेंट, यानी कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट टाइप का और उसको वैल्यू असाइन कर रहे हो स्ट्रिंग टाइप की, या आपने एक वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का डिक्लेयर किया उसको वैल्यू असाइन कर रहे हो इंट टाइप की। अनडिक्लेयर वेरिएबल, यानी कि आप कोई वेरिएबल यूज कर रहे हो पर आपने उसका जो है टाइप जो है डिक्लेयर ही नहीं किया है, या मैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के साथ मैच नहीं कर रहे हैं, मे बी वो हो सकते हैं। भाई एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, जो हम फंक्शन कॉल के दौरान देते हैं, ऐड, वॉइड, देखो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई ये तो इंट टाइप की हो रही है, मैं फ्लोट टाइप के ले रही हूँ, और हो सकता है कि मैं जितने आर्ग्यूमेंट पास कर रही हूँ उतने आर्ग्यूमेंट ये ले ना रहा हो। तो एक्चुअल एंड फॉर्मल में जब ये चेंज आता है उसको भी हम बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर के अंदर सिमेंटिक फेज एरर, है ना। अब आती है रन टाइम एरर, इसमें है SIGFPE, SIGABRT और नॉन जीरो एग्जिट एरर कोड। ये मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। SIGFPE ये होता है सिग्नल फ्लोटिंग पॉइंट एक्सेप्शन। अगर हम कंपाइलर या प्रोग्राम के कंटेक्स्ट में बोला जाए तो ये रन टाइम एरर सिग्नल है जो ऑपरेटिंग सिस्टम रेज करता है, कब, जब प्रोग्राम जो है कोई इलीगल अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, जैसे कि इंट x इक्वल टू 10 y इक्वल टू 0, यानी कि किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड कर रहे हो तो ये क्या है, इलीगल अर्थमेटिक ऑपरेशन है। या इंटीजर का ओवरफ्लो होना, यानी कि इंटीजर को जितनी बाइट्स मिली हुई थी उससे ज़्यादा, सपोज 2 बाइट थी, आपने ऐड करा, ओवरफ्लो हो गया ऐड करके एक्स्ट्रा बाइट का, है ना। या फिर इनवैलिड फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, जैसे कि 0.0 को डिवाइड करा 0.0 से, तो ऑफ कोर्स ये कौन सी एरर्स होती हैं, रन टाइम एरर, इसको बोलते हैं सिग्नल फ्लोटिंग पॉइंट एक्सेप्शन एरर। ऐसे ही अगली होती है SIGABRT, है ना, ये होती है सिग्नल अबॉर्ट। ये रन टाइम एरर सिग्नल है जो भेजा जाता है प्रोग्राम के थ्रू तब जब वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट होना चाहता है, ठीक है, टर्मिनेट इटसेल्फ एबनॉर्मली, ठीक है। इसे डिफाइन किया जाता है सिग्नल डॉट एच, ये कॉमनली यूज होता है C और C++ प्रोग्राम में। इसके कॉमन कॉज क्या होते हैं, आप मैन्युअली जो है अबॉर्ट फंक्शन का यूज करते हो, मतलब आपका प्रोग्राम सही चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन आउट ऑफ सडन आप अबॉर्ट करते हो। आप ऐसे समझो आपने कोई भी फाइल डाउनलोड करे, वो डाउनलोडिंग पे लगा हुआ है, लेकिन आउट ऑफ सडन आप उसको क्या कर दो, क्रॉस का बटन दबा दो, तो एकदम ये वही है। या फेल्ड रन टाइम असर्शन, यानी कि असर्ट या मैक्रोस का यूज करके, या हीप करप्शन और मेमोरी इशू आ जाता है, कोई आप 2 बार फ्री फंक्शन यूज करते हो, या इनवैलिड कोई मेमोरी ऑपरेशन जो डिटेक्ट होता है रन टाइम लाइब्रेरी के, तो कुछ भी इनवैलिड ऑपरेशन हो सकता है। आप कोई ऐसा एरिया एक्सेस करना चाह रहे हैं जो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को अलाउ ही नहीं है। एक होता है नॉन जीरो एग्जिट कोड, ये इट मीन्स अ प्रोग्राम हैज टर्मिनेटेड विद एन एरर और एबनॉर्मल कंडीशन, यानी कि ये जो रन टाइम एरर होती है रन एबनॉर्मली हो सकता है, आप कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन गलत परफॉर्म कर रहे हो, या कोई मेमोरी लीक हो गया, या आपने कोई ऐसे एरिया को एक्सेस कर लिया जो अलाउ ही नहीं था, या मेमोरी स्टोरेज का इशू हो गया, यानी कि रन टाइम पे कोई जो लाइब्रेरी चाहिए थी वो नहीं मिली है। इस तरह की एरर्स को हम रन टाइम एरर कहते हैं, ठीक है। अब
अगला आता है आपका लेक्सिकल फेज एरर, है ना, जो आपने पढ़ी थी, आपने कंपाइल किया लेक्सिकल, सिंटैक्ट और सिमेंटिक। जो एरर जो है लेक्सिकल एनालिसिस के दौरान मिलती हैं या कर होती हैं उन्हें लेक्सिकल फेज एरर होती हैं, जो ब्रेक करती हैं इनपुट कोड को टोकन्स में, है ना। दीज एरर अकर ड्यूरिंग लेक्सिकल फेज। लेक्सिकल फेज के दौरान जब हम जो है इनपुट कोड को टोकन्स में ब्रेक कर रहे होते हैं, मैंने वो गलत बात बोल दी, जब मैं इनपुट सोर्स कोड को टोकन में ब्रेक कर रही होती हूँ, ब्रेक करते वक्त जो एरर जनरेट होती हैं उन्हें लेक्सिकल फेज एरर कहते हैं। जैसे हो सकता है, इसका रीज़न क्या हो सकता है, कोई इलीगल कैरेक्टर दे दिया आपने, या कोई इनवैलिड आइडेंटिफायर है, या आपने कोई कीवर्ड को सही से टाइप नहीं किया जैसे ये लिखा हुआ है। अब ये एक लेक्सिकल एरर है क्योंकि इलीगल कैरेक्टर डॉलर जो है एंड ऑफ द स्टेटमेंट आ गया, या फिर ये दिस इज अ कमेंट स्टार और ये स्लैश, ये भी एक लेक्सिकल फेज एरर का आंसर है, क्योंकि इसमें क्या है, एंड तो है बट स्टार्ट वाला कमेंट का गायब है, वो प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या है, लेक्सिकल फेज एरर आती है इसके अंदर। अब होती है सिंटैक्टिक फेज एरर। ये एरर जो है सिंटेक्स एनालिसिस के दौरान आती है। सिंटेक्स एनालिसिस वो फेज है जिसमें पार्सर चेक करता है क्या जो टोकन सीक्वेंस है वो किसी ग्रामर रूल को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, है ना। यानी कि इसमें कौन क्या क्या कॉज हो सकते हैं, यानी कि आपने कोई सिंबल को मिस कर दिया है या मिसप्लेस कर दिया, यानी कि आपने सेमीकोलन नहीं लगाया, या आपने कोई पैरेंथेसिस ओपनिंग या क्लोजिंग भूल गए, यानी कि अब देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट स्ट्रक्चर देखो, इफ ओपनिंग ब्रैकेट x इज ग्रेटर देन 0 पर मैंने क्लोजिंग वाला नहीं लगाया तो दैट्स कम अंडर सिंटैक्टिक फेज एरर। ठीक है, अब अगला क्या लिखा है, यही चीज लिखी हुई है, जो क्लोजिंग पैरेंथेसिस है वो मिस था। अब अगला होता है सिमेंटिक फेज एरर। ये एरर जो है सिमेंटिक एनालिसिस के दौरान आते हैं, जिसमें कि हम क्या चेक करते हैं, प्रोग्राम का मीनिंग, ये इंश्योर करते हैं कि जो डिक्लेरेशन है, टाइप है या ऑपरेशन है वो लॉजिकली वैलिड हो। उस दौरान जो एरर जनरेट होती हैं उनको हम सिमेंटिक फेज एरर कहते हैं। इनका रीज़न क्या हो सकता है कि आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है, या टाइप मिसमैच है, या इनवैलिड ऑपरेशन है, और यही इसका क्या है, एग्जाम्पल है भाई। अनडिक्लेयर वेरिएबल ही सिमेंटिक फेज एरर का एग्जाम्पल है, या आप कह सकते हैं आपका मिसिंग और मिसप्लेस सिंबल ही एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, अब देखो जैसे लिखा है इंट x इक्वल टू डबल कोट्स में हेलो, तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल है किसका, आपका सिमेंटिक फेज एरर का। क्यों है, क्योंकि भाई x जो है टाइप है इंट टाइप का, और आपने किस तरह की वैल्यू असाइन की है, इसे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू असाइन की है, तो भाई टाइप जो है मिसमैच हो रहा है, तो ये किस टाइप की है, सिमेंटिक फेज एरर। अब जो है रिकवरी मेथड्स आते हैं, मतलब हम इन एरर से कैसे रिकवर कर सकते हैं, तो आपके हर एक फेज के अलग है। जैसे आपने पढ़ा लेक्सिकल फेज एरर, है ना, लेक्सिकल फेज एरर में रिकवरी मेथड क्या है, रिकवरी मेथड है, एक ही मेथड आता है इसके अंदर कैसे हम रिकवर कर सकते हैं। पैनिक मोड रिकवरी लेक्सिकल फेज, सिर्फ एक ही मोड है। अगर हम रिकवरी की बात करें, हम कैसे कौन से रिकवर मेथड का यूज करते हैं। रिकवर का मतलब है कोई अगर एरर आ रही है तो एरर आने के बाद आपका प्रोग्राम रुके नहीं, वो आगे कंटिन्यू स्कैन करे। तो अगर लेक्सिकल फेज एरर में कोई एरर आ जाती है पकड़ में, तो कंपाइलर रुके नहीं, वो आगे कंटिन्यू करता रहे वर्क, और एरर को रोक के पकड़ के आगे कंटिन्यू करे। वो कैसे करेगा, देखो इन द लेक्सिकल एनालिसिस फेज जो पैनिक मोड रिकवरी है इन्वॉल्व करता है स्किप करना कैरेक्टर किसमें, इनपुट स्ट्रिंग में, जब तक कि कोई वैलिड टोकन या तो डेलिमीटर या कोई वाइट स्पेस फाइंड आउट ना हो जाए। अलाउ करता है लेक्चर को तो रिज्यूम टोकनाइजेशन। अभी है क्या मीनिंग, देखो ऐसे समझो, ये एक एग्जाम्पल दे रखा है, पहले ये एक एग्जाम्पल देखो, ये एक एग्जाम्पल दे रखा है। अब वो इसको स्कैन करेगा, इसको स्कैन करेगा, इसको स्कैन करेगा, वो 5 को स्कैन करेगा, लेकिन जब उसे डॉलर मिलेगा, डॉलर एक वैलिड कैरेक्टर नहीं है सी लैंग्वेज में, तो लेक्चर जो है डॉलर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। क्योंकि पहली बात यह कि इंट ए इक्वल टू या तो क्या आना चाहिए, सिर्फ 5 होना चाहिए, या फिर हो सकता है इंट
ए इक्वल टू 5 + 9 होना चाहिए। मतलब ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखी हुई हैं, तो ये तो अलाउ है ही नहीं। तो लेक्सर जो है रिकॉग्नाइज नहीं करेगा डॉलर को एज अ वैलिड टोकन, और क्या करेगा, वो पैनिक मोड में एंटर कर जाएगा और स्किप कर देगा डॉलर को। कब तक सारी चीज़ों को स्किप करता रहेगा, जब तक उसे कोई डेलीमीटर ना मिल जाए, और डेलीमीटर नॉर्मली यहाँ पे क्या है, सेमीकोलन, तो तब तक वो रुका रहेगा। देखो यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। लेक्सिकल एनालिसिस फेज में पैनिक मोड रिकवरी का मतलब है कि वो जितने भी करेक्टर हैं इनपुट स्ट्रिंग में, इनपुट स्ट्रिंग थी तो int x = 5, इनपुट स्ट्रिंग के सारे करेक्टर को स्किप करता रहता है जब तक उसे कोई वैलिड टोकन नहीं मिल जाता। अब वैलिड टोकन कोई डेलीमीटर या वाइट स्पेस हो सकता है। जैसे कि अब कैसे वर्क करता है, जब भी लेक्सर को इनवैलिड करेक्टर सीक्वेंस मिलता है तो वो किस में एंटर हो जाता है, पैनिक मोड में। पैनिक मोड का मतलब क्या है, स्किप करता रहेगा करेक्टर को जब तक कोई सिंक्रोनाइज करेक्टर फाइंड आउट नहीं होता। अब सिंक्रोनाइज करेक्टर क्या है, या तो स्पेस हो, न्यू लाइन हो, या क्या हो, सेमीकोलन हो, जब तक इसमें से कुछ नहीं मिलता, और रिपोर्ट करता है एरर एंड रिज्यूम द टोकनाइजेशन। यानी कि इसका आउटपुट बैकएंड में क्या आएगा, भाई इंट मिला, ए मिला, असाइनमेंट ऑपरेटर मिला, 5 मिला, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एरर, इनवैलिड करेक्टर, अब इसने इसको भी स्किप कर दिया, 9 को भी स्किप कर दिया, और कब रिज्यूम करी इसने टोकनाइजेशन, जब इसे क्या मिल गया, सेमीकोलन मिल गया। अब देखो अगर यहाँ पे इसी चीज को हम एक तरह से और लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे मुझे 5 स्पेस डॉलर ऐसे कुछ लिखा होता, तो डॉलर के बाद अगर स्पेस होता तो हो सकता था कि वो यहाँ पर भी दोबारा से स्कैनिंग करनी स्टार्ट कर दें, यानी कि इसे बोल दे इनवैलिड टोकन, फिर स्पेस, फिर 9, फिर सेमीकोलन। तो इस तरह से वो कर सकता था, लेकिन हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। तो इस तरह से जब भी कोई एरर आती है, यानी कि जब आपका लेक्सिकल फेज में टोकनाइजेशन होती है और जब भी कोई एरर आती है तो क्या करता है कि वो जब भी एरर आएगी उस पार्ट को छोड़ देगा और आगे के पार्ट को वो कंटिन्यू प्रोसेस करता रहेगा और वो कलेक्ट करता रहेगा कौन कौन सी एरर आई। अब देखो ये हो सकता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये दोनों ही इनवैलिड पार्ट हो, और हो सकता है ये इनवैलिड हो, लेकिन वो क्या करेगा, सेमीकोलन तक के जितना भी पार्ट होगा उसको ये क्या कर देगा, स्किप कर देगा, सो दैट आपको जब वो ये एरर दिखाएगा कि लाइन 1 में ये एरर है, तो आप इसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ चेंज कर दोगे। पॉसिबिलिटी आप इन दोनों को हटा दो, पॉसिबिलिटी यहाँ पे कुछ चीज़ और लिख दो, है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें यहाँ पे चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका लेक्सिकल फेज में अगर एरर आती है तो रिकवरी सिर्फ हम एक ही तरह से कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड पैनिक मोड रिकवरी। तो अगला क्या है, रिकवरी मेथड इन सिंटैक्टिक फेज, यानी कि अगर एरर जो है लेक्सिकल फेज में आती है तो बस एक ही तरीका है, पैनिक मोड, यानी कि पैनिक में आ जाओ और जब तक कोई सेमीकोलन स्पेस ना मिले सारी चीज़ें छोड़ते जाओ। लेकिन रिकवरी मेथड सिंटैक्टिक फेज में काफ़ी तरीके से हम कर सकते हैं, तो उन सारे मेथड को पढ़ते हैं। जो सिंटैक्टिक एनालिसिस फेज है वो चेक करता है क्या सोर्स कोड फॉलो कर रहा है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अगर स्ट्रक्चर इनकरेक्ट होता है तो पार्सर जो है रिपोर्ट करता है एरर। ठीक है, पार्सर को रिकवर होना होता है एरर से और कंटिन्यू करना होता है रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम। क्यों, ताकि मल्टीपल एरर डिटेक्ट हो सके और एक बार में ही सारी एरर को बताया जा सके। जैसे हमने लेक्सिकल फेज में देखा कि भाई वो आगे के पोर्शन को कंटिन्यू करता रहेगा, लेकिन अगर कोई एरर लेक्सिकल फेज में नहीं फाइंड आउट होती है तो हम कोशिश करते हैं कि वो एरर किस में मिल जाए, सिंटैक्टिक फेज में। सिंटैक्टिक फेज में एरर फाइंड आउट करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो इसमें पैनिक मोड रिकवरी यानी कि ये वाला जो तरीका है वो लेक्सिकल फेज में भी यूज़ होता है और सिंटैक्टिक फेज में भी यूज़ होता है। जैसे कि पैनिक मोड रिकवरी हो गया पहला, दूसरा आपका क्या हो गया फ्रेज मोड रिकवरी, तीसरा है एरर प्रोडक्शन और चौथा है ग्लोबल। ठीक है, तो ये आपके 4 तरीके हैं इसमें। सबसे पहला है एग्जाम्पल, आपने एक सिंटेक्स एरर के साथ एक एग्जाम्पल लिया, इफ ओपनिंग ब्रैकेट
x ग्रेटर देन 0, प्रिंट एफ पॉजिटिव। इसमें इशू क्या है, आपने क्लोजिंग पैरेंथेसिस नहीं लगाई है, यानी कि एक सिंटेक्स एरर है। अगर मैं पैनिक मोड रिकवरी मेथड का यूज करूं तो क्या करेगा, वो स्किप करेगा टोकन तब तक उसे एक सिंक्रोनाइज सिंबल यानी कि सेमीकोलन या अदर कोई डेलीमीटर ना मिल जाए, और रिज्यूम करेगा पार्सिंग फ्रॉम देयर। ये कैसे वर्क करेगा, जब पार्सर जो है डिटेक्ट करता है एरर, यानी कि उसने मिसिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस को डिटेक्ट किया, यानी कि वो यहाँ पे गया, अच्छा ये क्या है, एक स्टेटमेंट एक्स, ये जैसे ही उसे क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिसिंग मिला तो पैनिक मोड में एंटर हो गया और उसने स्किप कर दिए सारे टोकन जब तक उसे सेमीकोलन नहीं मिल गया, यानी कि उसने इसके बाद से प्रिंट फंक्शन को नहीं लिया, उसने डायरेक्ट जब सेमीकोलन मिला तब जाके उसने रिज्यूम किया और आगे का काम पार्स करना स्टार्ट किया। उसने एक एरर कलेक्ट कर ली कि देयर इज अ एरर ऑफ क्लोजिंग पैरेंथेसिस और लाइन 1, और उसके बाद उसने प्रिंट फंक्शन को स्कैन नहीं किया और वो सेमीकोलन के आने का वेट करने लगा, और जैसे ही उसे सेमीकोलन दिखा उसने रिज्यूम कर दी अपनी पार्सिंग। अब इसके नीचे कोई और लाइन होगी वो उसको पार्स करना स्टार्ट कर देगा। तो आपके एग्जाम्पल का बिहेवियर क्या है, जो पार्सर है उसने डिटेक्ट करी एरर 0 और उसके बाद उसने स्किप कर दिया प्रिंट फंक्शन को, मतलब प्रिंट पार्ट को उसने पार्स नहीं किया, और जैसे ही सेमीकोलन आया उसने उसके नीचे अगर कुछ भी प्रोग्राम लिखा था उसको स्कैन करना स्टार्ट कर दिया। तो आउटपुट क्या आएगा, जब आप अपना प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, सिंटेक्स एरर, सेमीकोलन जो लिखा हुआ, क्लोजिंग पैरेंथेसिस आफ्टर कंडीशन और स्किपिंग टोकन अंटिल सेमीकोलन, और सेमीकोलन के बाद जो है ये रिज्यूम कर दिया जाएगा, ये एरर शो हो जाएगी। और ये आपके समझने के लिए कि भाई सेमीकोलन जो है तक स्किप है पोर्शन, यानी कि इसको पार्स नहीं किया गया है। जब आपको एरर दिखेगी फिर आप जो है एरर सही करेंगे, फिर आप एरर सही करेंगे तो वो फिर से स्टार्टिंग से पार्स करेगा, देखता रहेगा, अच्छा हाँ, अब फिर सेकंड पार्स में वो प्रिंट फंक्शन को पार्स करके बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो पैनिक मोड ये है। अब ये क्या है, बहुत ज़्यादा सिंपल है इम्प्लीमेंट करना, फास्ट है, ज़्यादा लूप्स अवॉइड करता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। बट कई बार ये इसका जो एक पैनिक मोड का तरीका है, जैसे ही गलती मिली डेलीमीटर आने तक के सारे पार्ट को स्किप कर दिया, इसकी वजह से कई बार जो आपको इम्पॉर्टेंट कोड होता है वो भी स्किप हो जाता है, और कई बार जो है ये ट्राई भी नहीं करता है एरर को फिक्स करने का। मतलब हो सकता है कि कुछ एरर एज इट इज़ फिक्स हो जाए बिना किसी दिक्कत के, बट ये डायरेक्ट पैनिक मोड में चला जाता है और सारी चीज़ को इग्नोर कर देता है, इवन दो कई बार वो एरर इतनी बड़ी भी नहीं होती है। दूसरा तरीका है फ्रेज लेवल रिकवरी। ये जो है मिनिमल लोकल करेक्शन करता है, बहुत कम, ये अपनी साइड से कुछ एरर रिकवरी करना चाहता है, जैसे कि इंसर्टिंग अ मिसिंग टोकन और डिलीटिंग एन एक्स्ट्रा वन, ताकि पार्सर अपने आप कंटिन्यू कर सके आगे। जैसे ये तो छोड़ देता है, ये कोशिश करता है कि शायद इट विल बी द आंसर, मतलब वो छोड़ता नहीं है ये चीज़ों को सही करनी। जैसे आप अपने अंदाजे से अच्छा स्पेस खाली, अच्छा ये आ सकता है, ये वही करता है। पार्सर जो है गेस करता है करेक्शन का, जिसकी वजह से आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो जो इनकरेक्ट है वो सिंटैक्टिकली वैलिड हो जाए, यानी कि अगर उसे ये वाला प्रोग्राम देखा जाए तो वो अपने हिसाब से गेस लगाएगा कि आपका जो है क्लोजिंग ब्रैकेट होना चाहिए और वो फिक्स कर देगा, यानी कि आपके प्रोग्राम का क्या है कि भाई इफ ये है तो पार्सर जो है ऑटोमेटिकली इंसर्ट कर देगा क्लोजिंग ब्रैकेट 0 के बाद, और पार्सर जो है कंटिन्यू पार्स करेगा और क्या हो जाएगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये एक तरीका है आपका फ्रेज लेवल रिकवरी का। ठीक है, तो आपको आउटपुट तो दिखेगा कि भाई आप इस वाले देखो, आप कहेंगे मैम आउटपुट तो हमें भी दिख रहा है। देखो इस वाले केस में इसने क्या करा, इसने प्रिंटफ फंक्शन को पार्स ही नहीं किया फर्स्ट गो में, इसने छोड़ दिया पार्स करने को। इसने बोला कि भैया मैं तो छोड़ ही देता हूँ, जब वो सही करेगा उसके नीचे का पार्ट मैं सब चेक करूँगा। लेकिन इस वाले केस में क्या हुआ, इसने ये अंदाज़ा लगा लिया कि अभी मैं ये एरर कलेक्ट कर लेता हूँ कि इसने क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं लगाया। ठीक है, पर मैं अपने हिसाब से क्लोजिंग ब्रैकेट मान के
प्रिंट एफ को पार्स कर लेता हूँ, इसको छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से ये आएगा तो ये पार्स कर लेगा। पार्स का मतलब है इसको ये चेक कर लेगा, इसे मल्टीपल पास करने की ज़रूरत नहीं है। पैनिक मोड का अगर यूज़ करेंगे, अगर आप लेक्सिक आपका जो आपका सिंटैक्टिक फेज है उसमें हम पैनिक मोड का यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि आप ये देखो, कहने को कंपाइलर एरर दे रहा है, लेकिन अब उसे पता है कि उसने ये गेस लगाया है और ये गेस सही है और उसने प्रिंटएफ को सही कर दिया। अब हो भी सकता है उसका ये गेस गलत हो और उसे प्रिंटएफ को फिर से पार्स करना पड़े, बट 99% जो ये गेस लगाता है वो ठीक होता है। पहले वाले केस में प्रिंटएफ पार्स नहीं हुआ था, तो जब यूज़र सही करके देता उसे, तो उसे फिर से प्रिंटएफ को पार्स करना होता। पार्स मतलब उसे चेक करना होता। पहले उसका लेक्सिकल फेज होता, सिंटैक्टिक फेज होता, फिर उसका सिमेंटिक, सारे फेजेस होते हैं दोबारा से। लेकिन इसकी गैसिंग की वजह से ये आगे मूव ऑन कर जाएगा और वो उसको एक बार में सारे फेजेस से गुजर के वो एरर शो करेगा, और जब उसे दिखेगा उसका गैस सही था तो उसका काम बच जाएगा। अब देखो तो एरर तो ये शो करेगा, देखो सिंटेक्स एक्सपेक्टेड कंटिन्यू पार्सिंग नॉर्मली, यानी कि अगर हम एक पर्टिकुलर फेस की बात करें तो इस फेस से जो वो आपको नहीं दिखता, ये आउटपुट आपको नहीं दिखता, आपको तो सिर्फ इतना ही दिखता है सिंटेक्स एरर एक्सपेक्टेड, ये है ना। ये बैकएंड में कंपाइलर के जो फेजेस हैं वो एक दूसरे को भेजते हैं, वो क्या होता है, इंसर्ट कर दिया आफ्टर 0 एंड कंटिन्यू कर दी पार्सिंग नॉर्मली, ठीक है। अब इसकी क्या है, ऑफ कोर्स ये पार्सिंग करता है मीनिंगफुल कोड की, ये बेटर फीडबैक देता है, बट कई बार जो ये अपने आप गेस लगाता है कि दैट इट विल बी द आंसर, कई बार ये रिस्क का काम हो सकता है, कई बार ये इनकरेक्ट फिक्स कर देता है और कॉम्प्लेक्स होता है इसको इम्प्लीमेंट करना। मतलब कहना ये आसान है कि ये गेस लगाए, लेकिन एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करना कई बार मुश्किल हो जाता है कुछ केसेस में। अगला होता है एरर प्रोडक्शन, ठीक है। अब एरर प्रोडक्शन क्या है, ये एक टेक्निक है जिसमें ग्रामर जो है अपने आप एक्सटेंड हो जाती है कुछ स्पेशल रूल्स से। यानी कि आपने एक रूल बनाया हुआ है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर एक रूल होता है ना, जो रूल्स जिनकी वजह से आप चेक करते हो कि आपका क्या जो सिंटेक्स है वो सही है और इससे आपका पार्स ट्री बन जाता है। लेकिन एरर प्रोडक्शन एक टेक्निक है जिससे ग्रामर जो है खुद में ही कुछ स्पेशल चेंजेस कर लेती है, जिसकी वजह से वो कॉमन सिंटेक्स मिस्टेक्स को क्या कर लेती है, हैंडल कर लेती है। ये अलाउ करता है पार्सर को कि वो रिकॉग्नाइज कर सके और रिकवर कर सके एरर से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट तरीके से। इंस्टेड ऑफ completely failing when error occur, parser use a custom rule called error production to match an error and continue parsing the rest of the program। एरर आते ही फेल होने से अच्छा है आप अपने जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनमें कुछ स्लाइड सा चेंज कर लो, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना लो, जिनकी वजह से अगर कभी एरर आती है तो आप समझो हाँ दिस इज़ द एरर एंड आप इसको एरर कंसिडर करो और आगे जो है आपके प्रोग्राम को पार्स करना कंटिन्यू रखो। अब जैसे अगर स्टैंडर्ड ग्रामर देखो, इफ स्टेटमेंट, ये आपने इफ स्टेटमेंट, तो किस तरह का स्टेटमेंट, इफ ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट एक्सप्रेशन और उसके आगे कोई स्टेटमेंट होना चाहिए। यानी कि इफ के अंदर अगर कोई एक्सप्रेशन है दैट मस्ट बी एनक्लोज इन अ पैरेंथेसिस एंड उसके बाद कोई स्टेटमेंट होना चाहिए, ये एक रूल है। अगर यूजर जो है, अब देखो आप कहेंगे कि मैम अगला जो आपने एक बनाया रूल वो एक ही है, आप बहुत सारे रूल्स बना सकते हो, हियर आई वाज टेकिंग एन एग्जांपल, ठीक है। अगर यूजर जो है क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगाना भूल जाए, दिस रूल कैन नॉट मैच, यानी कि अगर वो ये ना लगाए तो ये मैच नहीं होगा, इसकी वजह से सिंटेक्स एरर आएगी। देखो अगर मैं इसी प्रोग्राम की बात करूं, वी आर टेकिंग दिस एग्जांपल, तो ये क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट किस तरह का होना चाहिए, इफ ओपनिंग ब्रैकेट एक्सप्रेशन क्लोजिंग ब्रैकेट और स्टेटमेंट, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं, इफ ओपनिंग ब्रैकेट स्टेट एक्सप्रेशन क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है तो भाई ये तो स्टेटमेंट एरर देगा। तो हमने मॉडिफाई करा एरर प्रोडक्शन से कि अगर इफ ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट इसके अंदर स्टेटमेंट है तो सही है, पर ये भी हो सकता है इफ ओपनिंग ब्रैकेट एक्सप्रेशन यहाँ पे कुछ स्पेस कुछ ना हो, यानी कि एरर स्टेटमेंट, तो यानी कि अगर ये क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है तो यहाँ पे कोई एरर है, ठीक है।
ठीक है। तो हम अलाउ करते हैं पार्सर को कि मैच कर सके इफ एक्सप्रेशन फॉलोड बाय एरर टोकन देन स्किप द टोकन अंटिल इट रीच अ वैलिड स्टेटमेंट। यानी कि अगर इफ यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा हुआ था कुछ भी और इसके अलावा मुझे वैलिड टोकन यानी कि कोई स्टेटमेंट ना मिले तो उस पोर्शन को एज एन एरर कंसिडर करना है। अगर क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं मिलता है और इसकी जगह मुझे कुछ और मिलता है, जैसे हो सकता है मैं गलती से इफ a इज ग्रेटर देन 0 क्लोजिंग ब्रैकेट प्रिंट हेलो, अब मुझे क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं मिला, इसकी जगह मुझे ओपनिंग ब्रैकेट मिला। यानी कि कहना चाह रहा है कि अगर आपको क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं मिलता है, इसके अलावा कुछ भी मिलता है, दैट विल बी कंसिडर एज एरर। उसको आप एरर की तरह एक अपने डिब्बे में रख लो और उसको मैं जब यूज़र को बताऊंगा बाद में, और तुम अपना आगे का पार्स करना स्टार्ट करो, काम को कंप्लीट करो। तो पार्सर जब भी कोई एरर एनकाउंटर करता है तो वो मैच करने की कोशिश करता है नॉर्मल रूल से। अगर इट ट्राई द एरर प्रोडक्शन रूल इंस्टेड, ठीक है। दिस रूल यूज द कीवर्ड एरर एज अ प्लेस होल्डर फॉर एनीथिंग इनवैलिड। यानी कि पहले वो नॉर्मल से ट्राई करता है, अगर नॉर्मल नहीं मिलता है तो जो एरर प्रोडक्शन रूल है उसके साथ चेक करता है। जहां भी कुछ इनवैलिड होगा देखो इसके साथ एक और बन सकता है इफ एरर एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, एक ऐसे भी बन सकता है इफ एरर एक्सप्रेशन एरर स्टेटमेंट। यानी कि हो सकता है ओपनिंग क्लोजिंग दोनों भूल गई हूँ, तो ये आप कोई भी प्रोडक्शन रूल्स बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब वंस मैच द पार्सर रिकवर एंड कंटिन्यू पार्सिंग द रिमेनिंग इनपुट, ठीक है। तो यानी कि वो उसको एज एन क्या ले लेता है कि ये तो एरर है, इसको छोड़ो, आगे का काम कंटिन्यू करो। तो बस ये आउटपुट आ जाएगा। भाई सिंटेक्स एरर तो यही शो होगी, रिकवर हो जाएंगे हम एरर प्रोडक्शन से इन इफ स्टेटमेंट में, यानी कि वो आगे बढ़ जाएगा। देखो एरर तो यही आएगी ना कि ये है, बट डिफरेंट फेजेस में या डिफरेंट रूल के थ्रू कैसे होता है। अब इसका एडवांटेज क्या है, ये कॉमन सिंटेक्स एरर को बहुत ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर लेता है, ये कस्टम एरर अलाउ करता है, ये जो है रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम को पार्स करना अलाउ करता है। आप कहेंगे मैम फ्रेज लेवल या पैनिक, देखो सारे मेथड सेम से ही हैं। भाई पैनिक में आपने छोड़ दिया, फ्रेज में आपने थोड़ा सा ध्यान रखा कि भाई ये आ सकता है, यहाँ पे गेस करा, यहाँ पे आपने रूल्स में मॉडिफिकेशन किया, तो हैं तो सारे सेम से ही। देखो रिकवरी का मतलब क्या है, सही करना नहीं है। रिकवरी का मतलब है कि भाई एरर आ गई, जो इंटरप्रेटर है वो लाइन टू लाइन चेक करता है, पहली लाइन में एरर वो रुक जाएगा, लेकिन मैं कंपाइलर को क्या कहती आ रही हूँ, वो पूरे कोड को एक बार में देखेगा, सारी एरर एक साथ बताएगा। तो वो पहली एरर आते ही रुक ना जाए, आगे बढ़ता रहे, बस उसको कलेक्ट करता रहे। तो वो कलेक्ट कैसे करेगा, या तो वो खुद गेस लगा लेगा कि भाई ये हो सकता है, ठीक है, इसके आगे हिसाब से वो, या उस सारे पोर्शन को वो लीव कर दे जहाँ से एरर आई है जब तक उसे सेमीकोलन, या अपने प्रोडक्शन रूल को क्या कर ले, कुछ मॉडिफिकेशन कर ले। तो यही तो तरीका है, तो यही आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जो पार्सर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है बनाना, आपको खुद एंटिसिपेट यानी कि आइडिया लगाना होगा और डिफाइन करने होंगे खुद एरर, यानी कि आपको कंपाइलर में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद लिखने होंगे, खुद प्रोडक्शन रूल्स लिखने होंगे, और सारी पॉसिबल मिस्टेक्स को आप कवर नहीं कर सकते इससे, ठीक है। अगला आता है ग्लोबल करेक्शन, ठीक है, आपका ग्लोबल करेक्शन है। देन हम सिमेंटिक फेज एरर पे मूव कर जाएंगे। देखो जो ग्लोबल करेक्शन है वो जनरेट करने की कोशिश करता है करेक्ट वर्जन ऑफ द इनपुट बाय मेकिंग मिनिमम चेंजेस, मिनिमम चेंज करके, या तो कुछ इंसर्ट करके, डिलीट करके, या रिप्लेस करके टोकन को, ताकि वो उसे ग्रामेटिकली क्या कर सके, वैलिड बना सके। अभी कैसे वर्क करता है, जो पार्सर है वो जितने भी पॉसिबल चेंजेस हैं उन्हें देखता है और उन्हें फिक्स करने की कोशिश करता है, और चूज करता है वो जो लीस्ट कॉस्ट पे आपको प्रोवाइड हो सके। अब देखो वो क्या कर सकता है, देखो सपोज ये एरर आई तो पार्सर ने डिटेक्ट करा ये है, तो पार्सर के पास क्या ऑप्शन है, या तो इसे इंसर्ट कर दे, या रिप्लेस कर दे प्रिंट को इसके साथ, या डिलीट कर दे कुछ, या सेलेक्ट कर ले कुछ भी, बट वो क्या करेगा, सिलेक्ट ये करेगा। मतलब उसके पास चॉइस है, या तो वो ये सोच सकता है, ग्लोबल करेक्शन का मतलब है वो ग्लोबली चेक करता है कि क्या इसको इंसर्ट करने से कुछ फायदा होगा, वो यहाँ का गैस नहीं लगा रहा है, वो पूरा ओवरऑल चेक करेगा, क्या मैं यहाँ पे प्रिंट मान लूँ,
मतलब ये मान के चलूँ कोई गलती है ही नहीं, या क्लोजिंग ब्रैकेट आना चाहिए या कुछ और आना चाहिए, मतलब वो ग्लोबली एक आइडिया लगाता है कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ताकि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम करेक्ट करने की कोशिश करे। ठीक है, अब ग्लोबली करेक्ट तो वो ये कि आपको यही एरर आ जाएगी, सिंपल एरर तो यही रहेगी, बस इंटरनली क्या लिखा है, ग्लोबली करेक्ट इनपुट इंसर्टिंग दिस आफ्टर 0। ये गुड एकेडमिक टेक्निक है, मतलब आप ये थियोरेटिकली समझ सकते हो, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये रियल कंपाइलर में यूज़ नहीं होती, तो यानी कि एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है ये एक तरह से। ठीक है, तो अगला क्या आता है, रिकवरी मेथड इन सिमेंटिक फेज, यानी कि सिमेंटिक फेज में कैसे, देखो इसमें ना एक सिंबल टेबल मेथड का यूज होता है। ये एक एरर रिकवरी स्ट्रेटेजी है जो कि सिमेंटिक एनालिसिस फेज के दौरान यूज होती है। जब कोई सिमेंटिक एरर डिटेक्ट होती है तो वो कैसी हो सकती है, या तो हो सकती है कोई अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल है, आपने कोई वेरिएबल यूज करो जैसे आपने डिक्लेयर ही नहीं किया है, या आपने किसी आइडेंटिफायर को दोबारा से रीडिक्लेयर कर दिया है ना। तो कंपाइलर जो है सिंबल टेबल का यूज करता है रिकवर करने के लिए और कंटिन्यू करने के लिए प्रोसेसिंग बिना कंपाइलेशन को रोके। जो कंपाइलर है वो सिंबल टेबल का यूज़ करता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। वो इन्फॉर्मेशन किसके बारे में होती है, या तो वो वेरिएबल के बारे में होती है, फंक्शन के बारे में होती है। अब वेरिएबल के बारे में क्या, वो वेरिएबल क्या है, किस टाइप का है, ग्लोबल है, लोकल है, स्कोप, फंक्शन किस टाइप का है, किस तरह की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, कितने आर्ग्यूमेंट ले रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है हमारी सिंबल टेबल। जब भी कोई एरर जैसे कि कोई अनडिक्लेयर वेरिएबल अकर होता है तो आप उसे रोकने की जगह कंपाइलर जो है कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। कैसे कि भाई वो क्या कर सकता है, वो इंसर्ट कर सकता है कोई भी डमी एंट्री सिंबल टेबल में से, या एज्यूम कर सकता है, मतलब जब भी कोई एरर आएगी हो सकता है वो सिंबल टेबल में से कोई डमी एंट्री कर दे, या एज्यूम कर ले कि इसका टाइप जो है ये होगा, या कंटिन्यू कर दे पार्सिंग एंड कंटिन्यू करे सिमेंटिक पार्सिंग एंड सिमेंटिक एनालिसिस। ठीक है, ये कर सकता है, या एरर को लॉग कर सकता है, टेम्परेरी कहीं स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो हम इस मेथड का यूज़ क्यों करते हैं, हम सिंबल टेबल की मदद से क्यों ये काम करते हैं। अब कैसे करते हैं वो हम अभी यहाँ पे सीखेंगे, यहाँ पे, पर हम करते क्यों हैं, हम इसलिए करते हैं ताकि जो कास्केडिंग एरर्स है, यानी कि एक एरर से मल्टीपल फॉल्स एरर ना जनरेट हो, इसको अवॉइड करने के लिए हम इसलिए करते हैं ताकि कंपाइलेशन कंटिन्यू रहे और सारी एरर को एक बार में ही फाइंड आउट करा जा सके। यह अलाउ करता है कंपाइलर को कि वो पार्शियल और इंटरमीडिएट कोड को जनरेट कर सके, एटलीस्ट उस पोर्शन ऑफ कोड के लिए एटलीस्ट जिसमें एरर ना है। ठीक है, तो कॉमन एरर कौन कौन सी कॉमन एरर हैंडल करी जा सकती है सिंबल टेबल है। अगर कोई वेरिएबल अनडिक्लेयर है तो आप क्या कर सकते हो, कोई डमी वेरिएबल एंट्री कर सकते हो जिसका कोई डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप है। यानी कि अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट हम कुछ मान के चलते हैं कि अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है तो वो इंटर टाइप का होगा, फ्लोट टाइप का होगा, या पूरे प्रोग्राम की नीड के अकॉर्डिंग या वर्क के अकॉर्डिंग आप उसका टाइप डिक्लेयर कर देते हो, या रीडिक्लेरेशन। तो लॉग एरर कंटिन्यू चेकिंग विद द फर्स्ट डिक्लेरेशन, यानी कि अगर कोई वेरिएबल जो है दोबारा से रीडिक्लेयर हो गया है तो हम क्या करते हैं, उसे जो पहली बार डिक्लेयर होता है सिंबल टेबल में उसको ही मान के कंटिन्यू कर देते हैं कंपाइलेशन प्रोसेस को। इवन दो एक एरर शो होगी कंपाइल, जब आपका प्रोग्राम पूरा कंपाइल हो जाएगा तो आपको एरर शो होगी, पर उसने जो कंपाइलेशन करी होगी वो पहली वाली उसको ही मान के कर दी होगी। टाइप मिसमैच, यानी कि कोई टाइप इंफॉर्मेशन मिसमैच होती है उस टाइम पे, या स्कोप कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो वेरीफाई फ्रॉम टेबल इफ द वेरिएबल इज विजिबल और हिडन, यानी कि कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको लगता है इस वेरिएबल का जो स्कोप है ग्लोबल है या लोकल है, तो वो आप सिंबल टेबल से वेरीफाई कर सकते हो। तो जब ऐसी कोई एरर आती है तो सिंबल टेबल और सिंबल टेबल की एंट्रीज बहुत मदद करती हैं कंपाइलर का, कि वो कंपाइलर फेज को कंटिन्यू कर सके इवन दो कोई एरर है ना।
अब जैसे कि आप ये देखो x इक्वल टू 10, x डिक्लेयर नहीं है और y जो है x पे डिपेंडेंट है। अगर सिंबल टेबल रिकवरी मेथड नहीं यूज़ करते तो लाइन 2 x जो है अनडिक्लेयर है और लाइन 3 भी x इज अनडिक्लेयर्ड अगेन, और कंपाइलेशन स्टॉप हो जाती है और कास्केडिंग एरर आती है, यानी कि इस एरर की वजह से यहाँ पे भी एरर है, जबकि यहाँ कोई एरर नहीं है, यहाँ कोई एरर नहीं है, y इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, बट बिकॉज ऑफ दिस एरर इज कम, यानी कि फॉल्स एरर आ गई। एक तरह से यहाँ पे x डिक्लेयर करने का मतलब क्या है, लेकिन x डिक्लेयर नहीं है, इस वजह से y इक्वल टू एक्स प्लस वाई भी परफॉर्म नहीं हो सकता। तो एक तरह की जो कास्केडनेस है, इसकी वजह से इस लाइन में भी एरर शो हो रही है, पर अगर आप यहाँ चेंज कर दोगे तो यहाँ एरर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बट अगर हम सिंबल टेबल रिकवरी मेथड का यूज़ करेंगे तो कंपाइलर क्या देखेगा, x इक्वल टू 10, सिंबल टेबल में लुकअप करेगा, x फाइंड आउट नहीं हुआ, एरर लॉक कर लेगा कि भैया x अनडिक्लेयर्ड है, इंसर्ट x इक्वल टू सिंबल टेबल विद डिफॉल्ट टाइप इंट, और अलाउ करेगा कि इसकी एनालिसिस हो सके। क्यों, अब आप बाय डिफॉल्ट क्योंकि वैल्यू 10 दे रखी है तो हम ये मान के चलते हैं कि x का टाइप इंट ही होगा, तो वो सिंबल टेबल में एक तरह से टेम्परेरी बेसिस पे एंट्री कर लेगा कि भाई x का टाइप इंट है और कंटिन्यू कर देगा प्रोसेस, और जो है वो आपको एरर शो कर देगा कि x डिक्लेयर नहीं है, तो सिंबल टेबल की मदद से आपकी रिकवरी हो जाती है। अब देखो कंपाइलर जो है सारा काम कर सके इसलिए हम रिकवरी मेथड का यूज़ करते हैं। अगर हम रिकवरी मेथड का यूज़ ना करें तो एक ही बार में एरर आ जाएगी, और एक ही बार में एरर आते ही आपका पूरा प्रोग्राम रुक जाएगा। पर कंपाइलर क्या कहता है, वो सारी एरर एक साथ बताता है, तो सारी एरर वो एक साथ कब बता पाएगा, जब जो एरर आई है या तो उसको अवॉइड किया जाए, या उसको आइडिया लगा के ऐड किया जाए, या उसको इग्नोर करा जाए। तो ऐसे ही आपके लेक्सिकल फेज में पैनिक मोड है जिससे हम एरर फाइंड आउट करते हैं, लेकिन अगर कोई सिंटेक्टिक फेज में आती है तो पैनिक मोड, फ्रेज मोड, एरर प्रोडक्शन और ग्लोबल, ये 4 तरीके हैं। इसमें एक सिंबल टेबल है ना। तो ये आपके कुछ तरीके हैं। अब देखो इसके एडवांटेज क्या है, ये प्रिवेंट करता है कंपाइलर को कि पहला एरर आते ही रुक जाए, इससे अवॉइड करता है कास्केडिंग एरर, यानी कि फॉल्स एरर, एक की वजह से दूसरे में एरर शो होना, उसे अवॉइड कर। ये सिंप्लीफाई करते हैं एरर की रिपोर्टिंग को। ऑफ कोर्स ये पार्शियल कंपाइलेशन को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, डमी सिंबल जो है वो फेक होते हैं, अगर उन्हें क्लियर ना किया जाए तो कई बार जो है मिसलीडिंग डायग्नोस्टिक भी कर सकते हैं, और कई बार जो है ये सिंबल टेबल की वजह से जो हम एक आइडिया लगाते हैं, कई बार जो रियल इशू होता है वो हाइड हो जाता है, और कई बार जो है एक्चुअल प्रोग्रामिंग एरर हाइड हो जाती है, और कई बार बहुत बड़ी दिक्कत आती है बाद में। तो देखो जो पैनिक मोड है वो लेक्सिकल फेज एरर में भी यूज़ होता है, सिंटेक्टिक फेज एरर में भी यूज़ होता है। अब जो आपका एरर प्रोडक्शन, ग्लोबल आपका या स्टेटमेंट मोड, इसे बोलते हैं फ्रेज, है ना। ये जो है सिर्फ इसमें यूज होते हैं, और सिंबल टेबल वाला मेथड सिर्फ इसमें यूज होता है, इसे फ्रेज मोड भी बोलते हैं। तो इसे आप याद कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। रिकवरी मेथड सबसे ज़्यादा आता है, आप ये मान के चलिए, है ना। अगला आपका आता है एरर रिकवरी प्रोसेस इन ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग मेथड। देखो ऑपरेटर प्रेसिडेंस मेथड आपने यूनिट 2 में आप पढ़ चुके हैं, ये कैसे ऑपरेटर प्रेसिडिंग पार्सर बनता है, ठीक है। तो 2 मेन पॉइंट जो पार्सिंग प्रोसेस इन द पार्सिंग प्रोसेस एट विच ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर कैन डिस्कवर सिंटैक्टिक एरर। कब, if no precedence relation hold between the terminal on the top of the stack and current input, यानी कि जब आपके पास एक स्टैग है और आपके पास यहाँ पे इनपुट स्ट्रिंग है, यहाँ पे
ऐसा कुछ आ जाता है, सपोज स्टैग में प्लस पड़ा और यहाँ पे ये पड़ा, इस तरह से कुछ ऐसा आ जाता है जिनके बीच में कोई रिलेशन, ये एक एग्जांपल है, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तब सिंटैक्टिक एरर आती है। या इफ अ हैंडल हैज़ बीन फाउंड, यानी कि कोई हैंडल मिल गया है बट उसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते, जैसे ई टेंड्स टू आपका लिखा है ई प्लस ई, आपको हैंडल मिल गया, दिस इज हैंडल, बट ये हैंडल रिड्यूस नहीं हो सकता, आपको कुछ मिल रहा है कि इट विल बी कंसिडर एज हैंडल बट ये रिड्यूस नहीं हो सकता, देन ये प्रॉब्लम करता है। ठीक है, यानी कि 2 पॉइंट है, यानी कि जब स्टैग और इनपुट स्ट्रिंग में कोई भी, अब देखो इस एग्जांपल को हम यहाँ से समझते हैं, ये सारी चीज़ों को 1 मिनट स्किप करते हैं, पहले समझते हैं। मेरे पास ये सारी चीज़ को छोड़ते हैं, मेरे पास ये ग्रामर दे रखी है और एक इनपुट स्ट्रिंग है ये, ठीक, इससे अब क्या करूंगी, इससे मैंने एक प्रेसिडेंस पार्सिंग टेबल बनाई, पहले हम सिर्फ इससे आइडिया लग जाएगा, ये लिखा, ये इनपुट स्ट्रिंग है ID प्लस स्टार डॉलर, ID प्लस स्टार, आपको पता है ID के बीच में कुछ भी नहीं होता, हमेशा आइडेंटिफायर को ज़्यादा प्रेसिडेंस मिलती है किसी भी ऑपरेटर से, और ये क्या है, इनपुट स्ट्रिंग है, ये क्या है, स्टैग। अब प्लस की प्रेसिडेंस जो है कम होगी ID से, प्लस की प्रेसिडेंस लेफ्ट वाले की ज़्यादा होगी, यानी कि ये लेफ्ट पार्ट है, ये राइट पार्ट है, ये मल्टीप्लाई की ज़्यादा होगी, डॉलर की सबसे कम होती है। ठीक है, अब इसकी और इसमें इसकी ज़्यादा होगी, प्लस और मल्टीप्लाई में किसकी ज़्यादा होगी, मल्टीप्लाई की, यहाँ पे लेफ्ट वाले की और यहाँ पे। अब डॉलर की प्रेसिडेंस सबसे कम होती है और ये क्या होता है, एक्सेप्ट स्टेट होता है। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब सबसे पहले मैंने प्रेसिडेंस टेबल बना दी, दिस इज माय प्रेसिडेंस टेबल, ये आप पढ़ के आ चुके हो कैसे बनती है। अब सपोज मेरे पास क्या लिखा हुआ है, अब इतनी चीज समझ आ गई। अब देखो, अब एक बार ये गो थ्रू कर लेते हैं, थोड़ा सा बस ये पेशेंस रखना, ये दोनों चीज़ आपको समझ आएंगी। जो एरर चेकर है वो फॉलोइंग एरर को चेक करता है, कोई ऑपरेटर तो मिसिंग नहीं है, कोई ऑपरेंड तो मिसिंग नहीं है, कोई एक्सप्रेशन तो मिसिंग नहीं है पैरेंथेसिस बीच में, है ना। दीज एरर डायग्नोस्टिक इशू इज हैंडलिंग द एरर ड्यूरिंग रिडक्शन। ठीक है, ये एरर आ सकती है ड्यूरिंग द हैंडलिंग ऑफ शिफ्ट और रिड्यूस एरर डायग्नोस्टिक इशू, मिसिंग ऑपरेंड, अनबैलेंस पैरेंथेसिस, मिसिंग राइट पैरेंथेसिस, मिसिंग ऑपरेटर, ये कुछ प्रॉब्लम्स आती है। देखो, अब जब कोई एरर अकर होती है तो पार्सर जो है डिस्कार्ड कर देता है इनपुट सिंबल को, और या तो वो इनपुट सिंबल, वो पर्टिकुलर इनपुट सिंबल को डिस्कार्ड कर देगा या पॉप कर देगा स्टैक से सिंबल, जब तक उसे कोई वैलिड प्रेसिडेंस रिलेशन ना मिल जाए तब तक वो क्या करेगा, हॉल्ट रहेगा और उसे क्या करता रहेगा, इग्नोर करता रहेगा। अब क्या स्टेप है, एरर रिकवरी, डिटेक्ट करना एरर, नो वैलिड प्रेसिडेंस रिलेशन बिटवीन द टॉप ऑफ द स्टैक एंड करेक्ट इनपुट सिंबल, यानी कि जब एरर डिटेक्ट कब होती है, जब कोई एक वैलिड प्रेसिडेंस रिलेशनशिप नहीं मिलता है। जब डिटेक्ट हो गई तो आप अटेम्प्ट करते हैं रिकवर करने का। अब रिकवर कैसे होता है, या तो किसी एक या एक से ज़्यादा इनपुट सिंबल को इग्नोर कर दो या फिर पॉप कर दो एक या एक से ज़्यादा सिंबल स्टैक में से, और एक वैलिड रिलेशनशिप, यानी कि वैल्यू या तो ए बी से छोटा है या ए बड़ा है बी से, या ए जो है बी के इक्वल है, यानी कि मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस ज़्यादा है प्लस से, प्लस की ऐसे कुछ ढूंढो तो, और रिज्यूम कर दो पार्सिंग उस पॉइंट से। अब कैसे होगी ये देखते हैं, ये आपको दे रखा है, ठीक है, ये बिल्कुल वही चीज़ लिखी हुई है, इससे आपने क्या बना दी, ये टेबल बना दी। अब टेबल बनाने के बाद पार्सिंग स्टार्ट करी तो यहाँ पे क्या है, स्टैग में डॉलर पड़ा है, ID प्लस स्टार ID डॉलर। अब सबसे पहले आप स्टैग में क्या करोगे, शिफ्ट कैसे करा, अब आपको पता है ये चीज़ कि आपको मैंने यहाँ लिख रखी है, रुक जाओ, अगर जो इनपुट स्ट्रिंग है उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, जो भी इनपुट स्ट्रिंग में पड़ा है उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है तो पुश टॉप ऑफ द स्टैक से, है ना, तो आप क्या कर दो, पुश कर दो। नहीं तो अगर इनपुट स्ट्रिंग की प्रेसिडेंस कम है, ये रहा, है ना, अगर इनपुट स्ट्रिंग की प्रेसिडेंस कम है टॉप ऑफ द स्टैक से पॉप कर दो एंड रिड्यूस। अब देखो
इनपुट स्ट्रिंग में क्या है आईडी और इसमें क्या पड़ा है डॉलर, तो आईडी की प्रेसिडेंस ज़्यादा है डॉलर से, तो स्टैग में क्या कर दो पुश कर दो, यानी कि शिफ्ट कर दो, यानी कि आईडी कहाँ चला जाएगा यहाँ चला जाएगा। अब स्टैग में क्या है प्लस आईडी पड़ा है और अब देखो दिस इज योर इनपुट स्ट्रिंग एरिया एंड दिस इज योर स्टैग एरिया। देखो वहां पे आप इसको बना के सीख चुके हैं, है ना। तो अब क्या लिखा है आईडी, स्टैग में क्या पड़ा है आईडी और यहाँ पे क्या है प्लस, दिस इज योर प्लस। तो ऑफ कोर्स देखो इधर की साइड यानी कि आईडी की प्रेसिडेंस ज़्यादा है, अगर स्टैग में जो दे रखा है उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे पॉप करेंगे। देखो अगर जो स्टैग है उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है तो आप पॉप करेंगे, यानी कि आईडी पॉप हो जाएगा और रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं ई टेंड्स टू आईडी, इसे यहाँ रिड्यूस करो आईडी को, कैसे ई टेंड्स टू आईडी, है ना। तो यहाँ पे आईडी मल्टीप्लाई आईडी प्लस मल्टीप्लाई आईडी, यानी कि ये आईडी रिड्यूस हो गया ई में। देखो ये चीज़ दोबारा समझो, आपने ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल तो आपको बनानी आती होगी, बट फिर भी एक बार मैं गो थ्रू करा देती हूँ। देखो ये आपका एक प्रोडक्शन रूल दे रखा है, ये आपकी इनपुट स्ट्रिंग दे रखी है। आप ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल कैसे बनाते हो, सबसे पहले आइडेंटिफायर प्लस मल्टीप्लाई डॉलर। डॉलर जो है एक ऐसा सिंबल होता है जो रिप्रेजेंट करता है कि आपके इनपुट स्ट्रिंग के एंड में भी लगता है और स्टैक की स्टार्टिंग में भी लगता है। तो हमेशा याद रखना आईडी और आईडी के बीच में कोई प्रेसिडेंस नहीं होती, आईडी को प्रेसिडेंस दी जाती है, हर एक आइडेंटिफायर को प्रेसिडेंस। आइडेंटिफायर क्या होता है, जैसे लिखा है 2 + 3, तो प्लस होने से पहले हमेशा 2 और 3 को कंसिडर किया जाएगा। तो आईडी आइडेंटिफायर की प्रेसिडेंस हर एक सिंबल से ज़्यादा होती है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। अगला डॉलर की प्रेसिडेंस सबसे कम होती है, सबसे, तो सबसे कम हो गई, यहाँ पर भी सबसे कम हो गई, यानी कि इसकी कम है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड है, देखो आइडेंटिफायर की प्रेसिडेंस ज़्यादा ही होगी, लेफ्ट एसोसिएटिविटी की वजह से इसकी ज़्यादा होगी, मल्टीप्लाई की ज़्यादा होगी। मल्टीप्लाई में यहाँ पे आइडेंटिफायर की ज़्यादा होगी, लेफ्ट वाले की ज़्यादा होगी। तो ये आपको टेबल बनानी आ गई। अब आपने क्या लिखा, सबसे पहले स्टैक खाली था, स्टैक में कुछ नहीं था, ये आपकी इनपुट स्ट्रिंग है। अब देखो अगर इस साइड को हम स्टैक ले रहे हैं, इसमें पड़ा है आपका डॉलर और इधर आईडी इनपुट स्ट्रिंग, प्रेसिडेंस किसकी ज़्यादा है इनपुट की। अगर इनपुट स्ट्रिंग की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है तो हम टॉप ऑफ द स्टैक में क्या करते हैं पुश कर देते हैं। देखो ये लिखा है अगर इनपुट स्ट्रिंग की प्रेसिडेंस ज़्यादा है तो टॉप ऑफ द स्टैक में पुश कर दो, तो मैंने आईडी को यहाँ पे पुश कर दिया। अब मेरे पास बचा प्लस मल्टीप्लाई आईडी, यहाँ पे स्टैग में पड़ा है आईडी, यानी कि स्टैग में पड़ा है आईडी और यहाँ पे प्लस है इनपुट स्ट्रिंग में, प्रेसिडेंस किसकी ज़्यादा है आईडी, यानी कि स्टैग में है तो इसे पॉप कर दो और रिड्यूस कर दो। अब यहाँ पे पड़ा है डॉलर, यहाँ पड़ा है प्लस, यानी कि स्टैग में पड़ा है डॉलर और इसमें पड़ा है प्लस, तो प्रेसिडेंस किसकी ज़्यादा है इनपुट स्ट्रिंग की, तो ऑफ कोर्स इसे क्या कर दो पुश कर दो। ठीक है, अब यहाँ लिखा है देखो प्लस, आपकी इनपुट स्ट्रिंग में क्या लिखा है प्लस और यहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा है प्लस और यहाँ लिखा है मल्टीप्लाई। अब देखो इनपुट स्ट्रिंग में यहाँ पे क्या लिखा है, इनपुट स्ट्रिंग में क्या है मेरा, इनपुट स्ट्रिंग में आई हैव मल्टीप्लाई। इनपुट स्ट्रिंग की प्रेसिडेंस ज़्यादा है, इनपुट स्ट्रिंग की प्रेसिडेंस क्या है ज़्यादा है। अब इनपुट स्ट्रिंग की अगर प्रेसिडेंस ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स आपको क्या करना है पुश करना है, पर ये लॉजिकली वैलिड नहीं है क्योंकि आप प्लस के बाद मल्टीप्लाई ऐसे नहीं डाल सकते, तो ये एरर है क्योंकि in arithmetic multiply has higher precedence in than plus, so correct expression plus should be followed by an operand, यानी कि प्लस के बाद या तो कोई आईडी होना चाहिए, कोई पैरेंथेसिस होना चाहिए, ऐसे ही आप मल्टीप्लाई को स्टैग में नहीं डाल सकते। बट हियर
प्लस इज फॉलोड बाय मल्टीप्लाई, यानी कि अगर अब बात की जाए भाई स्टैग में प्लस है, इनपुट स्ट्रिंग में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस ज़्यादा है, इनपुट स्ट्रिंग में प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है, तो दैट मस्ट बी पुश्ड हियर। बट ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आपका या तो आईडी आना चाहिए, कुछ आना चाहिए। सो नो वैलिड प्रेसिडेंस रिलेशनशिप बिटवीन प्लस एंड मल्टीप्लाई, ये नहीं है। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल डज नॉट ए plus multiply sequence valid as plus expect an operand not another operator। of course इसमें क्या है, आपका ये ऑपरेंड एक्सपेक्ट करता है ना कि ऑपरेटर, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इट विल गिव एन एरर। भाई देखो, देखने में ये सही लग रहा है कि भाई इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है कम है, हमें पता चल रहा है, पर आपको देख के पता चल रहा है, यानी कि पार्सर के पास पहले से ही रूल्स होता है कि ऑफ कोर्स अब यहाँ पे ये देखो ये लिख रहा है, अगर आप इस रूल को देखें तो यहाँ पे दिख रहा है कि या तो ई प्लस ई होगा, ई मल्टीप्लाई ई होगा, यानी कि अगर आप इसको तोड़ के भी देखें तो इक्वल टू ई प्लस ई टेंड्स टू ई मल्टीप्लाई ई, यानी कि आई डी प्लस आई डी मल्टीप्लाई आई डी। अगर आप इस प्रोडक्शन रूल को देखें तो आपको पता है प्लस के बाद मल्टीप्लाई आ सकता है, लेकिन उसके आने से पहले या तो पैरेंथेसिस हो या कोई आइडेंटिफायर हो, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि इस रूल को देख के ही आपको समझ आ रहा है, क्योंकि ई मल्टीप्लाई ई प्लस ई, यानी कि ऑफकोर्स कोई ना कोई आइडेंटिफायर प्लस और मल्टीप्लाई के बीच में आएगा, तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरर शो होगा। तो डिटेक्ट दैट प्लस मल्टीप्लाई इज एन इनवैलिड प्रेसिडेंस पेयर। तो हम पैनिक मोड में चले गए, हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई को आपने डिस्कार्ड कर दिया, यानी कि ये मान लिया गया कि ये गलती से आया है और आपने स्ट्रिंग क्या मान ली, आईडी प्लस आईडी, यानी कि अब अगर यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होता, आप कहते हैं हमें कैसे पता चल रहा है कि ये एरर है, इवन दो टेबल में तो प्रेसिडेंस दे रखी है ना प्लस मल्टीप्लाई की, हाँ दे रखी है, लेकिन ई प्लस ई मैं यहाँ पे ई मल्टीप्लाई ई कर दूँ, ये आईडी है, ये भी आईडी है, ये भी आईडी है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ दिख रही है कि मल्टीप्लाई और प्लस में इन दोनों के बीच में एक आइडेंटिफायर आना ही आना चाहिए। तो यानी कि ये देख के पता चल रहा है कि गलती से लिख दिया गया, यानी कि जो आपका कंपाइलर है वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेगा कि भाई ये एरर है, इट इज़ एन एरर। तो वो क्या करेगा, वो ये एरर डिटेक्ट करते ही पैनिक मोड में चला जाएगा और इसको ये मान लेगा कि ये गलती से है, और गलती से आते ही उसको इग्नोर कर देगा और आईडी यहाँ आ गया। अब आईडी यहाँ आते ही प्लस और आईडी की प्रेसिडेंस ज़्यादा है, दैट ये क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अब आईडी और डॉलर, आईडी की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है डॉलर से, और अगर स्टैग में ज़्यादा है तो आप पॉप करोगे और इसको रिड्यूस कर दोगे आईडी में, यानी कि आईडी प्लस आईडी, पहला वाला जो ये था वो कन्वर्ट हो चुका है, ये भी कन्वर्ट हो चुका है। अब उसे क्या मिलेगा, प्लस, और यहाँ क्या है, डॉलर। प्लस की प्रेसिडेंस ज़्यादा है, यानी कि स्टैग की अगर प्रेसिडेंस ज़्यादा तो उसे पॉप कर देंगे, पॉप करते ही इट विल बी रिप्लेस विद ई, यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो, रिड्यूस ई टेंड्स टू ई प्लस ई, है ना। आप रिड्यूस कर रहे हो, इसे रिड्यूस करना है इसको, तो आपने कैसे ये ई टेंड्स टू आई डी रिड्यूस हो गया और यहाँ ई टेंड्स टू ई प्लस ई रिड्यूस हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, डॉलर और डॉलर, यानी कि स्टैग में भी डॉलर बचा और इसमें भी डॉलर बचा, इसका मतलब क्या है, एक्सेप्ट स्टेट आ गई। तो आपने सिंपल सा याद रखना, भाई स्टैक खाली था, सबसे पहले आईडी की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है, अगर टॉप ऑफ द स्टैक की प्रेसिडेंस कम है तो पुश कर दो। अब आईडी और प्लस, ऑफ कोर्स आईडी की ज़्यादा थी तो इसको रिड्यूस करा हमने ई में, है ना। अब उसके बाद प्लस और डॉलर में प्लस की ज़्यादा थी, पुश कर दिया।
प्लस और मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई के साथ आप पुश कर सकते थे, लेकिन आपको ये दिख रहा है, ये कंपाइलर को दिख रहा है कि मल्टीप्लाई और प्लस एक साथ नहीं आ सकते, उनके बीच में कोई ना कोई आइडेंटिफायर आएगा ही आएगा। तो जब कोई ना कोई आइडेंटिफायर आएगा ही आएगा, इसका मतलब ये रॉन्ग है। और वो पैनिक मोड में जाते ही वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई को इग्नोर कर देगा और ये मान लेगा कि यहाँ पे सिर्फ आईडी डॉलर ही है और वो उसी के हिसाब से कंटिन्यू करेगा। तो आपको यही सब इसमें लिखना है, ठीक है। अब आपका अगला आता है वेरियस पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म फॉर हाई लेवल लैंग्वेज। देखो, एक तो तरीका है कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, वैल्यूज पास करना, रेफरेंस पास करना, और एक होता है कॉल बाय नेम। देखो, जो कॉल बाय नेम है वो डायरेक्टली सपोर्ट नहीं होता सी लैंग्वेज में, ये पुरानी लैंग्वेज एल्गो में सपोर्ट होता है, लेकिन हम इसे एक मैक्रो की तरह समझ सकते हैं, ठीक है। सी सिर्फ कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस सपोर्ट करता है, लेकिन नेम का मतलब है आप पूरा का पूरा नेम ही पास कर रहे हो। अब देखो, कॉल बाय, देखो इस पहले नाम को पढ़ते हैं। कॉल बाय नेम एक पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म है जहां पे एक्चुअल एक्सप्रेशन इज सब्स्टिट्यूटेड इनटू द फंक्शन ईच टाइम पैरामीटर इस पास, यानी कि हम वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं, हम पूरा का पूरा पैरामीटर ही रिप्लेस कर रहे हैं, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू नहीं पास हो रही, एक्स वाई ही पास हो रहे हैं पूरे के पूरे। यानी कि हम इसे ऐसे मान सकते हैं, देखो हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच मैंने एक मैक्रो डिफाइन किया है, डिफाइन से जब भी स्वैप ए बी होगा वो रिप्लेस हो जाएगा इंट टेम्प्ट इक्वल टू ए इक्वल टू बी इक्वल टू टेम्प्ट, यानी कि ए की वैल्यू टेम्प्ट में डाल दो, जो बी की वैल्यू है वो ए में कॉपी कर दो, और जो टेम्प्ट में वैल्यू थी वो बी में आ जाएगी। यानी कि एक मैक्रो की तरह, जैसे मैक्रो में होता है ना, ये रिप्लेस हो, यानी कि जब भी मुझे स्वैप एक्स वाई मिलेगा दैट विल बी रिप्लेस बाय दिस। तो इसे हम बोलते हैं कॉल बाय नेम। कॉल बाय नेम का मतलब ही यही है कि हम वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं, हम पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ही सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। थिंक ऑफ इट लाइक अ मैक्रो एक्सपेंशन, हम इसे मैक्रो एक्सपेंशन की तरह समझ सकते हैं। आर्ग्यूमेंट इज नॉट इवेल्यूटेड व्हेन पास, इंस्टेड रीएवैल्यूटेड एवरी टाइम इट इज यूज इनसाइड द फंक्शन। ऐसा नहीं है हम वैल्यू दे रहे हैं, यानी कि जब भी एक्स वाई होगा ये हटके ये सारा स्टेटमेंट आ जाएगा जैसे हम मैक्रो में करते थे। अब देखो, हैश डिफाइन स्वैप ए बी बिहेव लाइक टेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी कि हमने जब भी मुझे स्वैप ए बी मिला वो रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि एक्स वाई ये बिल्कुल सेम है, दैट विल बी रिप्लेस बाय दिस टेक्स्ट। तो इसको कॉल बाय नेम बोलते हैं। कॉल बाय नेम नॉर्मली जो सी लैंग्वेज है वो सपोर्ट नहीं करती। कॉल बाय वैल्यू का मतलब है वैल्यू पास करना, जैसे कि आपने ये क्या लिख रखा है, मेन फंक्शन, और यहाँ पे क्या लिख रखा है, इसकी फंक्शन डेफिनीशन। आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, अगर आप फंक्शन कॉल से पहले फंक्शन की डेफिनीशन लिख दें। तो मैंने क्या लिखा है, एक वेरिएबल लिया है एक्स और वाई, किस टाइप का, इंट टाइप का। मैंने एक फंक्शन कॉल की स्वैप को, उसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट पास कर रही हूँ एक्स और वाई, ये होते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट जो हम फंक्शन कॉल के दौरान देते हैं, इट्स कॉल्ड एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। अब एक्स में क्या है 5 और ये है 10, वो कहाँ जा रहा है, यानी कि ए की वैल्यू क्या हुई 5 और बी की। अब देखो मैं ऐसे समझाती हूँ, 100 200 300 400, ठीक है। इसको नाम दे दिया एक्स वाई ए बी। एक्स की वैल्यू है 5, वाई की वैल्यू क्या है 10, ठीक है। मैंने इसे फंक्शन कॉल किया, यानी कि ए वैल्यू क्या दे दी मैंने 5 और ये दे दी 10, यानी कि इसकी वैल्यू पास की, एक दूसरी कॉपी बना दी और एक वेरिएबल लिया टेम्प्ट। टेम्प्ट में क्या डाल दिया, जो ए में वैल्यू पड़ी है। बी में क्या, बी की वैल्यू किस में डाल दी, ए में, यानी कि यहाँ आ गया 10, और टेम्प्ट की वैल्यू किस में डाल दी। अब अगर मैं बात करूं इनसाइड द स्वैप फंक्शन, तो देखो
ए और बी की वैल्यू क्या हो चुकी है, स्वैप हो चुकी है, बट क्या एक्स और वाई की वैल्यू में चेंज हुआ, नहीं हुआ। यानी कि जो चेंजेस फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में आते हैं वो चेंजेस एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में नहीं शो होते। यानी कि मैं यहाँ पे कॉपी बना रही हूँ तो कॉपी में चेंज कर रही हूँ, रियल में चेंज नहीं होंगे। भाई देखो अगर मैं यहाँ पे, अब देखो पहले ये होगा और ये लाइन प्रिंट हो जाएगी, इनसाइड स्वैप ए की वैल्यू 10 बी की वैल्यू 5, चेंज हो गई क्योंकि ए की वैल्यू क्या थी, जो एक्स की वैल्यू थी, पर मैंने यहाँ पे चेंजेस कर दिए तो वो चेंजेस यहाँ पे शो हो गए। यानी कि जो भी चेंजेस हमने एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में किए थे वो चेंजेस जो हैं, जो चेंजेस मैंने फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में किए थे वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में शो नहीं होंगे क्योंकि हम यहाँ पे कॉपी बना रहे थे। लेकिन अगर वही चीज़ मैं कॉल बाय रेफरेंस की बात करूँ तो देखो मैंने क्या करा, एक्स वाई ए बी 100 200 300, एक्स की वैल्यू क्या है 5, वाई की वैल्यू क्या है 10। अब मैंने एड्रेस ऑफ एक्स, एक्स का एड्रेस क्या है 100, वो किस में दिया है, ए एक पॉइंटर है, ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ए एन बी आर पॉइंटर एक वेरिएबल होते हैं जो किसी और वेरिएबल के एड्रेस को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। तो भाई एड्रेस ऑफ एक्स यानी कि एक्स का एड्रेस क्या है 100, वो हमने ए में स्टोर करा, और एड्रेस ऑफ वाई वो हमने किस में, बी में स्टोर करा। ठीक है, अब कॉल हो गई, एक वेरिएबल आ गया जो कि है टेम्प। अब ये क्या है, स्टार एक इनडायरेक्शन ऑपरेटर, ये क्या कहता है, ए में जो एड्रेस पड़ा है उस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसे टेम्प में डाल दो। स्टार ए का मतलब है ए में जो एड्रेस पड़ा है, ए में तो एड्रेस ही पड़ा है ना क्योंकि ए एक पॉइंटर है, ए में जो एड्रेस पड़ा है उस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसे हम टेम्प में डाल दिया। अब ये क्या बोल रहा है, बी में जो एड्रेस पड़ा है उस एड्रेस पे वैल्यू क्या है 10, उसे कहाँ डालना है, ए में जो एड्रेस पड़ा है उस एड्रेस पे जो वैल्यू है उससे रिप्लेस कर दो। टेम्प्ट में जो वैल्यू पड़ी है उसे कहाँ में डालना है, बी में जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जो वैल्यू है उससे रिप्लेस कर दो, है ना। यही तो मतलब है। देखो सबसे पहले ए में जो एड्रेस था उस एड्रेस पे वैल्यू क्या थी 5, वो हमने टेम्प्ट में डाल दी। स्टार बी का मतलब है बी में जो एड्रेस पड़ा है उस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसे रिप्लेस कर दो, किससे, आप जो आपकी न्यू वैल्यू है ना, आपने उससे रिप्लेस कर दी। तो इसी तरह से जो एक्स एंड वाई की वैल्यू है वो क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई। यानी कि यहाँ पे क्या होते हैं, जो चेंजेस आप क्या करते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में करते हैं। यानी कि अब मैंने क्या लिखा, स्टार ए स्टार बी, स्टार ए का मतलब ए में जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जो वैल्यू है 10, बी में जो एड्रेस है एड्रेस पे जो वैल्यू है 5। यानी कि जो चेंजेस मैंने फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में किए वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में भी शो हुए, क्योंकि यहाँ पे मैंने एड्रेस पास किया है जहाँ पे वो एक्चुअल वैल्यू पड़ी है, तो यहाँ पे वो चेंज हो गई। ठीक है, तो ये वाली आपकी एक चीज़ थी जो आपको कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, आपसे पूछा जाता है। ये आपका डायरेक्ट है कि कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक्सप्लेन करना है सिंबल टेबल ऑर्गेनाइजेशन को यूजिंग हैश फंक्शन, या कह सकते हैं सॉरी हैश टेबल। अगर वो स्लैश करके हैश फंक्शन में लिख देता है तो भी सेम ही करना है। एंड विद एन एग्जाम्पल शो द सिंबल टेबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ब्लॉक स्ट्रक्चर लैंग्वेज। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ना एक ही बार आया हुआ है, लेकिन आने को अगर वो हार्ड बनाएंगे तो वो क्वेश्चन पिक करके दे देते हैं जो कम आते हैं। ठीक है, तो सिंबल टेबल क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है जो यूज करा जाता है कंपाइलर के लिए ताकि वो इन्फॉर्मेशन को क्या कर सके, स्टोर कर सके। अबाउट किस किस के बारे में, आइडेंटिफायर के बारे में जो सोर्स कोड में यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन क्या इंक्लूड करती है भाई, किसी भी आइडेंटिफायर का नेम, उसका डेटा टाइप क्या है, इंट है, फ्लोट है, उसका स्कोप क्या है, यानी कि उसका स्कोप ग्लोबल है, लोकल है, मेमोरी लोकेशन क्या है, ऑफसेट क्या है, लाइन नंबर ऑफ डिक्लेरेशन यानी कि किस लाइन नंबर पे वो डिक्लेयर है। ये सब चीज़ें आपके सिंबल टेबल में स्टोर होती है। हम हैश टेबल का यूज़ क्यों करते हैं सिंबल टेबल के लिए, है ना। देखो हैश टेबल आपसे बोला गया, हैश टेबल हम हैश टेबल का ही क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि अच्छी एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है, एफिशिएंट लुकअप है। यानी कि अगर आप किसी भी
एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं या सर्च करते हैं तो बिग O ऑफ 1 टाइम लगता है, तो ये बेटर एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। इवन ये लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिफायर्स को ईजिली हैंडल कर पाता है। इवन ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ईजी टू एक्सटेंड फॉर हैंडलिंग स्कोप एंड टाइप इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो अगला क्या है, देखो हैश टेबल के बेसिक ले लेते हैं। जो हैश टेबल है वो की वैल्यू पेयर। अब हैश जो है वो डेटा स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ के आए। यहाँ पे मैं डिटेल इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे डिटेल में लिखना नहीं है, एक हल्का सा ओवरव्यू चाहिए, है ना। तो इसमें क्या होता है, की वैल्यू होते, की जो होती है आइडेंटिफायर होता है, जैसे कि एक्स हो गया, सम हो गया, एरिया होगा। वैल्यू क्या होते हैं, सारे रिलेटेड एट्रीब्यूट जैसे कि टाइप, स्कोप, मेमोरी, एड्रेस एंड सो ऑन। अब हैश में जो है कोलिजन होने के चांसेस होते हैं। कई बार क्या होता है, जब कोई एक वो नंबर जनरेट करता है हैश फंक्शन की मदद से, तो कई बार मल्टीपल एंट्री सेम लोकेशन पे आने के चांसेस होते हैं। अगर ऐसा होता है तो उस चीज़ को हम मैनेज कर सकते हैं चेनिंग और ओपन एड्रेसिंग से। चेनिंग का मतलब है मल्टीपल एंट्रीज को आप जो है ऐसे, सपोज 0 इंडेक्स है, इस पे एक लिंक लिस्ट होता है जिससे जिनका इंडेक्स 0 है, जिनका इंडेक्स 0 है वो सारे लिंक लिस्ट के थ्रू एक जगह कनेक्ट हो जाएंगे। दूसरा होता है ओपन एड्रेसिंग, यानी कि अगर कोलिजन होता है, सपोज 0 इंडेक्स है, 0 इंडेक्स पे पहले से ही कोई पड़ा है, तो नेक्स्ट पॉसिबल एम्प्टी स्पेस फाइंड आउट करते हैं ताकि उसमें जो है उस एलिमेंट को क्या कर सके, रखा जा सके। ठीक है, तो ये कोलिजन को हैंडल करने के तरीके हैं कि भाई एक तो लिंक लिस्ट का यूज़ करना, बकेट मेथड का यूज़ करना, एक इंडेक्स से रिलेटेड आगे की बकेट बना देना, और दूसरा ओपन एड्रेसिंग। अब देखो एक सिंबल, आपने सिंबल टेबल ली है जिसमें एक आइडेंटिफायर है, उसका टाइप है और उसका स्कोप है। तो सपोज मेरे पास सबसे पहला आइडेंटिफायर है x, मैंने हैश फंक्शन लगाया। वो हैश फंक्शन क्या है, x की जो भी स्काई वैल्यू है उसको मॉडुलस करेगा 5 से। आप कहेंगे मैम 5 से ही क्यों मॉडुलस करा, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। हो सकता है 5 की जगह आप कुछ और ले लें, हो सकता है 2 ले लें, 3 ले लें, जस्ट एन एग्जांपल है। हो सकता है इतने नंबर ऑफ स्पेसेस अलाउ हो। ठीक है, तो नॉर्मली ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे आप स्टोर कर रहे हो उसमें स्पेसेस जो हैं आपके 5 ही अलाउ हों, तो उस हिसाब से। ठीक है, अब स्काई वैल्यू ऑफ x 120 अगर उसका मॉडुलस करेंगे तो यानी कि वो इंसर्ट हो जाएगी इंडेक्स 0 पे, यानी कि इंडेक्स 0 पे आपने क्या स्टोर कर दिया, x कर दिया। अब y अगला आइडेंटिफायर है, उसकी स्काई वैल्यू क्या है 121, उसको मॉडुलस करा 5 से तो आपका क्या आया 1, यानी कि इंडेक्स 1 पे स्टोर हो गया। अब अगला आता है सम का जो इनिशियल जो है लेटर उसको लिया, उसका हमने हैश निकाला, उसका हमने स्काई वैल्यू निकाली, दैट इज 115। ठीक है, ये जो स्काई वैल्यू निकली है वो s की निकली है, इसका मॉडुलस करा 0, तो 0 क्या हुआ, कोलिजन हुआ। तो हमने चेनिंग मेथड का यूज़ करेंगे। चेनिंग मेथड क्या करता है, ये आपकी क्या होती है, एक बकेट होती है जिसमें 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स। इससे क्या होती है, एक लिंक लिस्ट क्रिएट होती है। ये लिंक लिस्ट बनी होती है। ठीक है, अब जैसे ही ये लिंक लिस्ट बनी होती है तो 0 पे क्या पड़ा है, आपका x पड़ा है, और इस पे क्या पड़ा है, y पड़ा है। अब जैसे ही कोलिजन होगा तो इंडेक्स 0 पे आपने अगर बकेट लिस्ट का यूज़ किया है, चेनिंग मेथड का यूज़ किया है, तो 0 इंडेक्स से कनेक्टेड ये यहाँ पे स्टोर हो जाएगा सम। ठीक है, तो इस तरह से हम कोलिजन को क्या कर लेते हैं, ओवरकम कर लेते हैं। अब देखो यही आपका क्वेश्चन है कि आपका क्वेश्चन क्या था कि भाई हैश टेबल का यूज़ कैसे करते हैं, किस तरह से, और मदद करता है सिंबल टेबल में। तो ये आपका एक तरीका हो गया। अब अगला क्वेश्चन है सिंबल टेबल इन ब्लॉक स्ट्रक्चर लैंग्वेज। ब्लॉक स्ट्रक्चर लैंग्वेज क्या होती है, जिसमें मल्टीपल ब्लॉक्स का यूज़ किया जाता है। अब देखो वी हैव 2 वेरिएबल, हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं नेम्ड x। एक ब्लॉक ये है और एक ब्लॉक ये है। इस ब्लॉक के अंदर x की वैल्यू 20 है, यहाँ पे x की वैल्यू 10 है। तो अब ये क्या है, इनके डिफरेंट स्कोप हैं, तो डिफरेंट वैल्यू होनी चाहिए। तो अब इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करता है,
स्टैग यूज करना सिंबल टेबल का, हम जो है स्टैग यूज करते हैं हैश टेबल का। हर एक ब्लॉक या फंक्शन का खुद की एक हैश टेबल होती है। जब हम न्यू ब्लॉक में एंटर करते हैं तो हम जो है एक स्टैग में एक हैश टेबल को एंटर करते हैं, फिर दूसरे ब्लॉक में एंटर करेंगे तो दूसरे उसमें, और जब उस पर्टिकुलर ब्लॉक से हटते हैं, जैसे ही मैं इस ब्लॉक से रिमूव हुई तो मैं इसको क्या कर दूंगी, पॉप कर दूंगी। ठीक है, ये चीज समझ आई। अब एग्जाम्पल विथ स्कोप स्टैक। ठीक है, अब देखो मेरे पास ग्लोबल है, एक लोकल है। ठीक है, एक ग्लोबल के लिए बन गया, एक मेरी टेबल की आइडेंटिफायर एक्स है, टाइप इंट है, स्कोप इसका ग्लोबल है। एक मेरा बन गया एक्स, इसकी इंट है और ये लोकल है। अब जैसे ही मैं सबसे पहले यहाँ जाऊंगी तो इसके लिए मेरे पास एक स्टैग बन जाएगा, एक स्टैग में एक टेबल हो जाएगी जिसमें एक्स की वैल्यू क्या होगी 10। फिर मैं इसके अंदर जाऊंगी तो मेरा दूसरा बन जाएगा, x की वैल्यू क्या हो गई 20। तो इस तरह से मेरा जो है स्टैग बनता है, जिसकी मदद से मैं जो है हर एक स्कोप के लिए अलग सिंबल टेबल बनाती हूँ, ताकि जब मुझे x की वैल्यू चाहिए हो तो उसी के अकॉर्डिंग x की वैल्यू यूज हो। हम सिर्फ इसका यूज इसलिए करते हैं। अब जब कंपाइलर लुकअप करता है x को तो वो चेक करता है टॉप ऑफ द स्टैक, यानी कि देखो स्टैक के टॉप की बात की जाए तो सबसे पहले x की वैल्यू 10 वाला सिंबल टेबल में स्टोर हो गया, फिर x की वैल्यू 20 वाला। तो जब सबसे पहले वो चेक करता है तो x की वैल्यू 20 फाइंड आउट होती है। अगर इफ नॉट फाउंड तो वो लोअर टेबल देखेगा और नीचे तक जाता जाएगा, यानी कि अगर x यहाँ डिक्लेयर नहीं होता तो वो नीचे की साइड यानी स्टैक में इनर साइड जाता। ठीक है, अब ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है। अब अगला क्या है कि कैसे लेक्सिकल एनालाइजर रिमूव करता है वाइट स्पेसेस को सोर्स फाइल में से, और एक्सप्लेन करो बफर इनपुट स्कीम फॉर स्कैनिंग सोर्स प्रोग्राम। ठीक है, जो लेक्सिकल एनालाइजर होता है जिसको हम स्कैनर भी कहते हैं, वो फर्स्ट फेज होता है कंपाइलर का। ये रीड करता है सोर्स प्रोग्राम करेक्टर बाय करेक्टर एंड उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है स्ट्रीम ऑफ टोकन, जैसे कि इंट हो गया, इफ हो गया, ETC, इन सब चीज़ों को ये क्या करता है। अब क्वेश्चन क्या है कि कैसे लेक्सिकल एनालाइजर वाइट स्पेस को रिमूव करता है। जो लेक्सिकल एनालाइजर होता है वो अननेसेसरी कैरेक्टर जैसे कि आपका टैब हो गया, न्यू लाइन हो गया, स्पेस हो गया, इनको क्या करता है, रिमूव करता है। कैसे रिमूव करता है, देखो वो रीड करता है हर एक कैरेक्टर को सोर्स फाइल में से। अब इवन एक नॉर्मल ए भी एक कैरेक्टर है और स्पेस भी एक कैरेक्टर है। अगर कैरेक्टर जो है वाइट स्पेस है, न्यू लाइन है, टैब है, तो उसे क्या कर देता है, स्किप कर देता है, इग्नोर कर देता है, उसको यूज नहीं करता, और रीड करता है ईच कैरेक्टर फ्रॉम द सोर्स फाइल। देखो पार्ट ऑफ द टोकन स्टार्ट फॉर्मिंग अ टोकन, कंटिन्यू रीडिंग अंटिल अ कंप्लीट टोकन इज फॉर्म्ड। अब जैसे इंट स्पेस a इक्वल टू 5, तो लेक्सिकल एनालाइजर स्कैन और रिटर्न क्या करेगा, वो इंट रिटर्न, इंट को स्कैन करेगा, a को स्कैन करेगा, इक्वल टू को स्कैन करेगा, 5 को स्कैन करेगा, कॉमा। अब इनके बीच में जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो इसे क्या कर देगा, इग्नोर कर देता है, वो ध्यान नहीं देता। तो इस तरह से वो वाइट स्पेस को रिमूव करता है। अब कैसे एक्सप्लेन द बफर इनपुट स्कीम फॉर स्कैनिंग सोर्स प्रोग्राम। तो बफर इनपुट स्कीम फॉर स्कैनिंग रीड, अब देखो कैसे है, रीड करेक्टर बाय करेक्टर डायरेक्टली फ्रॉम द डिस्क इज स्लो, यानी कि अगर आप एक एक करेक्टर को बार बार रीड करेंगे, पहला करेक्टर, दूसरा करेक्टर, तीसरा करेक्टर, अगर करेक्टर बाय करेक्टर रीड करेंगे डिस्क से, पहले मैंने ए, जैसे इंट है, इंट में कितने करेक्टर बने हैं, 1 2 3, तो अगर मैं करेक्टर बाय करेक्टर रीड करूंगी तो इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, है ना। सो लेक्सर जो है बफर इनपुट स्कीम का यूज करता है इम्प्रूव करने के लिए परफॉर्मेंस को। ठीक है, अब ये स्कीम जो है रीड करती है 2 चंक्स ऑफ इनपुट, यानी कि 2 इनपुट को एक साथ रीड करती है एट अ टाइम व्हेन सेंटिनल एट द एंड टू डिटेक्ट 2 रिफिल, यानी कि मेरे पास 2 बफर है, बफर 1 बफर 2, इसमें 0 से n-1, यहाँ पे n से 2n-1। ठीक है, ये लिखा होता है। अब देखो
पॉइंटर यूज, देखो इसमें कौन कौन से पॉइंटर यूज, एक तो लेक्सिकम बिगिन जो पॉइंट करता है बिगिनिंग ऑफ द करंट टोकन, जो भी करंट टोकन है उसकी बिगिनिंग, और जो फॉरवर्ड है वो करेक्टर बाय करेक्टर आगे मूव करता रहता है। यानी कि देखो जो लेक्सीम है वो तो यहाँ पॉइंट कर रहा है, और करेक्टर बाय करेक्टर आगे मूव करने के लिए मैंने जो है फॉरवर्ड सिंबल का यूज किया है। अब देखो स्टेप बाय स्टेप वर्किंग ऑफ बफर इनपुट स्कीम। सबसे पहले होती है इनिशियलाइजेशन, सबसे पहले वो रीड करता है फर्स्ट n-1 करेक्टर फ्रॉम द फाइल इनटू बफर 1, वो n-1 करेक्टर को रीड करेगा और बफर 1 नाम के इसमें रख देगा। देन उसके बाद वो सेंटिनल यानी कि EOF या हैश लगा देगा जो रिप्रेजेंट करेगा कि एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, फिर वो क्या करेगा, आगे स्टार्ट करेगा, यानी कि वो स्टार्ट करेगा मूविंग फॉरवर्ड पॉइंटर, यानी कि फॉरवर्ड पॉइंटर को आगे मूव करेगा और उसे स्टार्ट। देखो मेरा सबसे पहले मैंने बफर में पहला जो भी लिखना था वो लिख लिया। अब फॉरवर्ड एक पॉइंटर है जिसे मैंने इनिशियलाइज कर दिया है 0 से, और वो पॉइंटर जो है फॉरवर्ड पॉइंटर करेक्टर बाय करेक्टर मूव करेगा और एक करेक्टर को रीड करता रहेगा। जब when आप फॉर्मिंग अ टोकन लाइक वेरिएबल और नंबर कीप मूविंग फॉरवर्ड, यानी कि जब तक आप करेक्टर बाय करेक्टर को रीड करके कोई एक टोकन ना क्रिएट कर दें तब तक आप आगे बढ़ते रहेंगे। इफ फॉरवर्ड रीच सेंटिनल एट n-1, यानी कि फॉरवर्ड यहाँ से ऐसे मूव करता जाएगा, मूव करता जाएगा, मूव करता जाएगा, मूव करता जाएगा, कभी तो यहाँ पे पहुंचेगा। जब वो यहाँ पे पहुंच जाए यानी कि बफर क्या हो चुका है, एंड हो चुका है, और ऑटोमेटिकली नेक्स्ट n-1 करेक्टर जो है बफर 2 में लोड हो जाएंगे और एक 2n-1 पे सेंटिनल रख दिया जाएगा, यानी कि एंड ऑफ फाइल या हैश। ठीक है, और आप रीसेट कर देंगे फॉरवर्ड को n। ठीक है, अब एक बार टोकन मैच हो जाता है, जैसे कि कीवर्ड हो गया, आइडेंटिफायर हो गया, ऑपरेटर हो गया, तो टोकन इज द सबस्ट्रिंग। टोकन क्या होगा, कोई सबस्ट्रिंग होगी जो कि लेक्सिम बिगिन और फॉरवर्ड के बीच में होगी, है ना, और वो आपको मिल जाएगी। अब सम टोकन नीड लुक अहेड, यानी कि आपको हो सकता है लुक अहेड आगे देखना पड़े, तो अगर ऐसा करना होता है तो भी आप चेक करते हैं। अब देखो जैसे कि इंट x = 10, तो सबसे पहले वो i रीड करेगा, n रीड करेगा, t रीड करेगा, उसे स्पेस देखेगा, एंड हो जाएगा इंट का, यानी कि स्पेस आगे एंड हो गया इंट का, तो उसने एक टोकन बना लिया, दैट टोकन इज कॉल्ड इंट, है ना। इस तरह से ये टोकन बन जाएगा। अब अगला न्यू वो उसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि सिंपल सा इसमें कुछ नहीं है। बफर का काम क्या होता है कि आप सिंगल करेक्टर बाय करेक्टर ना पिक करके आप जो हैं एक या दो एक साथ पिक कर लेते हैं, बफर में डेटा डाल देते हैं, सो दैट क्या हो, काम जल्दी हो सके और आसानी से कंप्लीट हो जाए। अब अगला देखो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, यह आपका बहुत इजी। अब क्या होता है, डेंगलिंग एल्स प्रॉब्लम। जो डेंगलिंग एल्स प्रॉब्लम है क्लासिक एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम है बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे कि सी, जावा, पास्कल। जो कब अराइज होती है, जब नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट जो है बिना कर्ली ब्रेसेस के लिखे जाते हैं। ये प्रॉब्लम होती है जब आपको ये नहीं पता कि इफ एंड एल्स बिलोंग इन अ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। अब यानी कि देखो ये लिखा हुआ है इफ एल्स, तो अब ये कंफ्यूजन है कि ये जो एल्स है ये इफ इसका पार्ट है या ये एल्स इसका पार्ट है। तो ये कंफ्यूजन है कि एल्स जो है फर्स्ट कंडीशन के अपोजिट में है, कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये है, या इसके अपोजिट में। तो ये एक प्रॉब्लम है। बहुत सारी लैंग्वेज जो है ये रूल फॉलो करती है, एल्स जो है मैच विद द नियरेस्ट अनमैच इफ, यानी कि एल्स जो है इसके साथ मैच करेगा। बहुत सारी लैंग्वेज ये मानती हैं कि अगर एल्स है तो इसके क्लोजिंग जो इफ होगा वो उसका पार्ट होगा। पर डेंगलिंग एल्स प्रॉब्लम यही है कि जब आप ये डिसाइड नहीं कर पाते कि जो ये एल्स है वो इसका पार्ट है या नहीं, इससे बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आपको पैरेंथेसिस लगाने चाहिए। यानी कि अगर आप यहाँ पे लगा देते हैं तो इसका मतलब है ये इफ इसके अपोजिट है, लेकिन अगर आप ये पैरेंथेसिस यहाँ लगा देते हैं तो इससे पता चलेगा इस इफ के अंदर ये इफ एल्स है। ठीक है, तो आपको कर्ली ब्रेसेस का यूज करना चाहिए डिसाइड करने के लिए। ठीक है, देखो
हाउ टू अवॉइड डेंगलिंग एल्स प्रॉब्लम को आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं। डेंगलिंग एल्स प्रॉब्लम का सिंपल सा मीनिंग यही है, जब आप डिसाइड नहीं कर पाते कि ये जो इफ एंड एल्स है वो बिलोंग किससे कर रहा है, ये इफ नेस्टेड इफ से बिलोंग कर रहा है या ये नॉर्मल बाहर वाले इफ से बिलोंग कर रहा है, तो आप ब्रेसेस का यूज़ करें अपने इंटेंशन को क्लियर करने के लिए कि देखो ये वाला इफ, इस वाले केस में ये इसके अंदर ही एल्स इसका पार्ट है, और अगर आप यहाँ पे ब्रेसेस लगाते हैं तो यानी कि ये इफ एल्स अंदर है इफ के, तो कर्ली ब्रेसेस आती है। तो डेंगलिंग एल्स प्रॉब्लम आपका कई बार 2 मार्क्स में आ जाता है कि क्या है, व्हेन यू आर नॉट एबल टू डिसाइड दैट एल्स बिलोंग टू इनर इफ और आउटर इफ। ठीक है, तो आपकी ये कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू।